नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं गेस पेपर की। और गेस पेपर में आज जो हम सब्जेक्ट लेने वाले हैं वो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, यानी कि हम बात करने वाले हैं सॉइल साइंस की। और सॉइल साइंस में आज जो आपका कोर्स रहने वाला है, ठीक है, थर्ड ईयर का ये कोर्स है और कोर्स का नाम रहने वाला है आपका मेन्योर फर्टिलाइजर एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत ही इजी कोर्स है। अधिकतर चीजें मेन्योर से जुड़ी हुई है, फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई है, और लास्ट में कुछ जो आपके हम कह सकते हैं कि मेथड्स हैं जो कि आपके फर्टिलिटी इवैल्यूएशन को बताते हैं। सोइल टेस्टिंग से संबंधित कुछ मेथड्स हैं, वो इंपॉर्टेंट मेथड्स के रूप में आपके देखे जाते हैं। ठीक है, बाकी बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल क्लियरली हम सभी चीजों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यदि गेस पेपर की बात करें तो बिल्कुल आपके जैसा पेपर आने वाला है वैसा का वैसा ही एग्जैक्ट पेपर आपको मिलने वाला है। बिल्कुल भी हेर फेर नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो है हम 4 से 5 साल के जो पेपर्स हैं आपके, उनका बहुत अच्छे से इवैल्यूएशन करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद में पेपर सेट करते हैं, और ये पेपर आपके जो है एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और मैं एक बेसिक बात और बता देता हूं, जो ये पीडीएफ है आपको वो हमारे ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप इसे आराम से देख सकते हो, और इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आप इसी पीडीएफ में देखोगे। ठीक है, ये बातें आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखो, डिस्कस करते हैं, हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके सबसे पहले देखने को मिलती है डेफिनेशंस। और डेफिनेशंस जो पिछले साल या उससे पिछले साल 2-4 जो आपके पेपर हैं उनमें आई हुई डेफिनेशंस के हिसाब से हमने कुछ सेलेक्ट की है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब की बार इनमें से जो है डेफिनेशंस देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो उन्हीं में आपको सबसे पहली डेफिनेशन देखने को मिलेगी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, सब जानने लग जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा एडवांस या तो एसिम्बायोटिक में से या सिम्बायोटिक में से आपको जो है एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि ये क्या होता है। ठीक है, तो ये भी आपको अभी हम जो है डिस्कस करेंगे, सभी चीजों को एक साथ जो है साथ में ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आगे की बात करें तो दूसरा है आपका बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तीसरा है आपका सोइल फर्टिलिटी, इसके भी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर है आपका मेन्योर की जो है परिभाषा। इसके अलावा फर्टिलाइजर की परिभाषा, आपके नैनो फर्टिलाइजर, ये भी ध्यान रखना है, लगभग 2 बार के पेपर्स में आई हुई है नैनो फर्टिलाइजर की। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एनयूई यानी कि नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी, आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, परिभाषा भी ध्यान रखनी है। और फिर आ जाता है एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का जो आवश्यकता का सिद्धांत है वो हमारा जो फर्टिलिटी है उसका मेन पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में चलते हैं हम डेफिनेशंस की तरफ। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन अधिकतर क्या है, जो रिवाइज ज्यादा होते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस नॉर्मली जो आपका सिलेबस होता है उसमें अधिकतर डेफिनेशंस बन नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 ऐसी चीजें होना जरूरी है जिनमें हम क्लियरली जो है ये आपके डिफरेंस कर पाए। ठीक है, क्या कर पाए, क्लियरली 2 चीजों में अंतर कर पाए, ऐसी चीजें देखना पड़ता है। तो ये अधिकतर रिपीट होते हैं, ये चीजें कम ही मिल पाती है। तो अधिकतर 2 एग्जाम्स में आई हुई जो चीजें हैं, एक तो मास फ्लो और एक डिफ्यूजन, दोनों ही क्या है, इनको मैं यही थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जब हम जो एयर में आपकी एयर होती है, सोइल एयर, उसमें यदि हम ऑक्सीजन के और आपके CO2 के एक्सचेंज की बात करें, उसकी विधियां भी यही है। साथ में हम ये कहते हैं कि जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट्स के द्वारा, उनके मैकेनिज्म में भी ये दोनों चीजें भाग लेती है। तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में मेन्योर एंड फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर, तीनों में से जो है आपके कोई से भी 2 अंतर देखने को मिलते हैं, या तो मेन्योर के साथ बायो फर्टिलाइजर दे दे या फर्टिलाइजर के साथ बायो फर्टिलाइजर दे दे। ठीक है, इस प्रकार से या फर्टिलाइजर मेन्योर में से आपको एक अंतर पूछा जाए। इसके अलावा सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कमेंट्स की, यानी कि आपका 5वां क्वेश्चन। अब 5वें क्वेश्चन में क्या है, तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि 5वें क्वेश्चन में आपको कमेंट करना होता है, यानी कि एक टिप्पणी लिखनी होती है, लगभग आधे पेज की या
आधे से थोड़ा ज्यादा पेज की लिखनी होती है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, एक तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इससे छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है 5वें जैसा, और छठे और 7वें में भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को समझाइए, उसके मेथड्स की बात कीजिए, उसके प्रिंसिपल्स की बात कीजिए, ठीक है, और उसका जो इंपॉर्टेंस है, रोल है, उसकी भी बात कीजिए। तो इस प्रकार से बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है। आगे बात करें तो वर्मी कंपोस्ट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ऑर्गेनिक मैन्योर में, ठीक है। फिर आ जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें ये दोनों पार्ट आते हैं, सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक। इसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ CN रेशियो आया हुआ है, लगभग 2 बार पूछा हुआ है ये CN रेशियो वाला, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ बायो फर्टिलाइजर आसानी से कर दोगे, ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, बायो फर्टिलाइजर का इंपॉर्टेंस बताना है। और ग्रीन मैन्योरिंग का जो कंसेप्ट है वो भी काफी जो है इजी कंसेप्ट है, इसमें भी ज्यादा आपको लोड लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद में आगे चलते हैं लॉन्ग टाइप फर्स्ट की तरफ, ठीक है, यानी कि आपका 6 क्वेश्चन की बात हो रही है। अब छठे क्वेश्चन में क्या आता है, तो इसमें आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है किसी भी चीज को, लगभग जो है 1.5 पेज में, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको जो यहाँ पर सही ढंग से बैठने वाली जो क्वेश्चंस है उनकी बात करें, तो एक तो हो सकता है कि आपके, क्योंकि सोइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन के बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है। जब भी हम सोइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन की बात करते हैं उसमें अलग अलग मेथड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उनमें से ही एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि आपके बायोलॉजिकल मेथड है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल। जो आपके माइक्रोब्स है उनका यूज करके हम ये पता लगाते हैं कि इस मिट्टी में कितने न्यूट्रिएंट है, कितनी इसकी फर्टिलिटी रेट है, वो सारी चीजें जो है देखी जाती है किसके द्वारा, माइक्रोब्स की ग्रोथ के द्वारा, ठीक है। तो ये मेथड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन काफी इंपॉर्टेंट जो है आपके पोषक तत्व है, तो फास्फोरस से नाइट्रोजन, इन दोनों की डिफिशियंसी भी ध्यान रखनी है, और इनका जो रोल है प्लांट में वो भी, यानी कि फंक्शंस भी आपको ध्यान रखने हैं, काफी जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है कि इंपॉर्टेंस क्या है नाइट्रोजन का प्लांट्स में, एंड यूरिया मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को समझाइए। इसके अलावा जो NUE है इसकी परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी है, और साथ में इसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनकी भी आपको बात करनी है। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें कवर हो जाएगी, जब आप प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कवर करोगे ना, उसके साथ में ही आपको इसको बढ़ाने की चीजों का भी पता चल जाएगा। यदि आपको ये पूछ ले कि न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी बढ़ाने के लिए क्या करें, ठीक है, तो वो चीजें भी आपको फैक्टर्स के साथ में ही पता चल जाएगी, ठीक है। जैसे ही फैक्टर डिस्कस करेंगे तो उस फैक्टर को बढ़ाने पर न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों चीजें यहाँ पर कवर हो जाएगी। फिर लास्ट में आपका जो सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन बचता है उसमें आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर 4 ऐड किए हैं क्योंकि ये चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो एक तो सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन के मेथड, सभी मेथड्स को आपको जो है ब्रीफली हमें क्या करना है, बताना होता है कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ठीक है। उतने में आपका कवर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एंड डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स में जो डिफिशियंसी होती है उनके क्या सिम्टम है, और नाइट्रोजन के कौन कौन से जो आपके फर्टिलाइजर देखने को मिलते हैं उनके टाइप्स की, जैसे नाइट्रेट वाले होते हैं, अमोनिकल होते हैं, नाइट्रेट अमोनिकल होते हैं, एमाइड वाले होते हैं, ठीक है। तो इन चारों का आपको यहाँ पर अच्छे से एग्जाम्पल के साथ इनको बताना है। और टाइप्स ऑफ फास्फोरस फर्टिलाइजर, ठीक है, और SSP मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखो यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और SSP की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दोनों ही आपके ओल्ड एग्जाम्स में आई हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बात करें तो सोइल टेस्टिंग फॉर न्यूट्रिएंट एंड मेथड्स, यानी कि न्यूट्रिएंट का पता लगाने के लिए सोइल टेस्टिंग कैसे करते हैं, कौन सा मेथड, और उसके जो और अदर मेथड है उनकी चर्चा कीजिए। तो ये सारी चीजें आपके इस गेस पेपर में रहने वाली है। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, और सॉल्यूशन आपका यहां से स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। किसकी बात करेंगे, डेफिनेशंस की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन में 2 चीजें मैंने पहले ही आपको कवर करवाई थी, एक तो सिम्बायोटिक और एक
एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। तो जो आपके एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन होती है यानी कि नाइट्रोजन होती है, उसको हम क्या करते हैं, जो पौधे हैं डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, जो एनवायरमेंट में नाइट्रोजन है वो N2 फॉर्म में है और ये गैसियस फॉर्म है, इसमें पौधों को प्राप्त नहीं होती है। तो फिर पौधे कैसे प्राप्त करेंगे, या तो ये अमोनिया की फॉर्म में प्राप्त करेंगे, ठीक है, या फिर इसको नाइट्रेट फॉर्म में प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म्स लाने के लिए जरूरी हो जाता है इसका फिक्सेशन। ठीक है, अब फिक्सेशन में क्या है, तो फिक्सेशन आपके फिजिकल रूप से भी जैसे बारिश होती है उस टाइम पे फिक्सेशन होता है, लेकिन बायोलॉजिकल फिक्सेशन भी होता है, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की। प्लांट से भी ज्यादा रिक्वायरमेंट किसको होती है, आपके जो बैक्टीरियाज हैं, आपके जो फंजाई है, इनको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और इनको रिक्वायरमेंट है तो ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एनवायरमेंट से लेकर उसको जो है नाइट्रेट या अमोनिकल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जब ये मर जाएंगे, आपके जो सूक्ष्म जीव है, कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, मर जाएंगे, तो उसके बाद में प्लांट्स को ये नाइट्रेट फॉर्म अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, डिकम्पोजिशन के बाद में ये नाइट्रोजन किनको मिल जाएगा, आपके प्लांट्स को मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन दो प्रकार का होता है, एक सिम्बायोटिक होता है और एक एसिम्बायोटिक होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि प्लांट के साथ मिलकर, ठीक है, ऐसे माइक्रोब्स जो प्लांट के साथ मिलकर क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जैसे जो है भाई, ये हम ये बोल सकते हैं कि एक तरह से ये क्या है, सिम्बायोटिक, यानी कि साथ साथ में रहने का काम करते हैं, कि मैं मुख्य रूप से क्या प्रोवाइड करवाऊंगा, नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाऊंगा प्लांट को, और प्लांट से मुझे क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा या रहने की जगह मिलेगी। जड़ों में रहने की जगह है, ठीक है, तो रहने की जगह मिलेगी। इस प्रकार से ये जो है सिम्बायोसिस कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें कुछ विशेष बैक्टीरिया, जैसे उनमें सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो आपके राइजोबियम, फलियों के पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर, फलियों का मतलब जो आपके लेग्यूमिनेसी प्लांट है उनके साथ एक क्या बनाता है, सहजीवी संबंध बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनियम में परिवर्तन करते हैं, जिससे कि पौधे उसे क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, ये अमोनिया है। इसी के आगे जब एनाइन कैटाइन फॉर्म बनती है तो उसको अमोनियम कहते हैं। ठीक है, तो इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद में दूसरी डेफिनेशन आ जाती है हमारे बायो फर्टिलाइजर की। ठीक है, एक होता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर ऐसे हैं जो मुख्य रूप से केमिकल है, ये फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इनके लिए एक फिक्स प्रोसेस लगती है और इनको जो है अलग अलग मेथड से तैयार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो ये बिल्कुल क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, बायो फर्टिलाइजर बोल देते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, सबस्टांसेस कंटेनिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रमोट द प्लांट ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू द नेचुरल प्रोसेस लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉस्फोरस सोल्यूबिलाइजेशन। ठीक है, किसी भी प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड करवाएंगे नाइट्रोजन, ठीक है, या फास्फोरस। ये जो सूक्ष्म जीव है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपके बायो फर्टिलाइजर के रूप में जानते हैं। आपने सुना होगा कि हम राइजोबियम कल्चर लेकर आते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करवाते हैं, यानी कि सीड के साथ में उसको जो है यूज करते हैं, और जब उसकी सोविंग करते हैं तो उससे क्या होता है, अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो इसका कारण ये होता है कि वो नाइट्रोजन अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इन्हीं को हम बायो फर्टिलाइजर यानी कि फर्टिलाइजर्स के रूप में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बायोलॉजिकल जो जीव है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज है। इसके बाद में आ जाते हैं सोइल फर्टिलिटी किसे कहेंगे। ठीक है, तो दो चीजें होती है, एक तो सोइल की जो है प्रोडक्टिविटी होती है, एक सोइल की फर्टिलिटी होती है। दोनों ही जो है आपको क्लियरली जब हम पढ़ रहे थे, कहां पर, आपके जो हम एप वाले बच्चे हैं उनको तो पता होगा, क्लियरली इन चीजों को हमने कई बार देखा है। सॉइल फर्टिलिटी क्या है और सॉइल जो आपके प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, दोनों को अच्छे से देखा है। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा और जो है डिस्कशन कर लेते हैं। आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है ये उस कैपेसिटी को बताती है
जो कि सॉइल के द्वारा न्यूट्रेंट प्रोवाइड करवाने की होती है। ठीक है, सॉइल के द्वारा न्यूट्रेंट प्रोवाइड करवाने की जो कैपेसिटी होती है प्लांट को, उसे हम सॉइल फर्टिलिटी के रूप में जानते हैं। और सॉइल प्रोडक्टिविटी वो होती है जो 1 हेक्टेयर में किसान को मिलती है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से पैसों के रूप में देखी जाती है। जैसे मान लो किसान है, उसने जो है 10 क्विंटल प्याज जो उगाया, मतलब हार्वेस्ट कर लिया, अब उसको बाजार में बेचने गया तो मान लो उसका कम भाव लगा, तो वो कम पैसे आए, तो वो पैसे किसके रूप में है? प्रोडक्टिविटी के रूप में है। अब वहां पर मिट्टी का कोई कसूर नहीं है, यानी कि मिट्टी की फर्टिलिटी तो ठीक थी, लेकिन वो अदर कारकों की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से या किसी भी कारण की वजह से यदि वो कम बिकते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी कम होगी, फर्टिलिटी कम नहीं होगी। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी को हम पैसों में मापते हैं, उसकी बात हम पैसों से करते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें सारी चीजें आ जाती है, उगाना भी हो गया, हार्वेस्ट करना हो गया, इसके अलावा हम बाजार में बेच के भी आते हैं, ये सारी चीजें, मैनेजमेंट की सारी चीजें प्रोडक्टिविटी में आ जाती है। फर्टिलिटी का सीधा संबंध सिर्फ न्यूट्रेंट प्रोवाइड करवाने से है। यदि पौधे को सही ढंग से न्यूट्रेंट प्रोवाइड करवा रही है मिट्टी, उसकी फर्टिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीजें होती है, ध्यान रखना है। तो उर्वरकता वह क्षमता है जिसके द्वारा मृदा पौधों की वृद्धि और विकास के लिए क्या करवाती है? आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में प्रदान करती है, उसको हम फर्टिलिटी कहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे मेन्योर्स की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? खाद की। अब देखो, खाद में और फर्टिलाइजर में भी आपको जो है अंतर भी ध्यान रखने हैं, और उनकी परिभाषा भी आपको अंतर से ही मिल जाएगी। ठीक है, अंतर में हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक जो मेन्योर होते हैं या नॉर्मल जो मेन्योर भी होते हैं, उनमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? ज्यादा होता है, और इनमें न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है वो कम होती है। ठीक है, ये बात तो आपको किसमें? मेन्योर में लिखनी है। फर्टिलाइजर में हम कहेंगे ऑर्गेनिक मैटर कम होता है या होता ही नहीं है। ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं वो ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हो। इसके अलावा मेन्योर में लिखोगे कि ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट एक साथ अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर 1 या 2 न्यूट्रिएंट या 3 न्यूट्रिएंट ही एक साथ अवेलेबल करवा पाते हैं, इससे ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। ये चीज आपको फर्टिलाइजर में लिखनी है। ठीक है, तो उसी से आपको देखने को मिलेगा कि खाद जो है मुख्य रूप से जैविक पदार्थ है जिनमें कार्बन है। ठीक है, जो पशुओं के मल से, पौधों के अवशेष से और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जो कि मृदा की उर्वरता को, संरचना को सुधारने में अहम योगदान निभाते हैं। ठीक है, ये रोल भी होता है कि फर्टिलाइजर कभी भी मृदा की स्ट्रक्चर पे काम नहीं करते। ठीक है, वो माइक्रोबियल एक्टिविटी पे काम नहीं करते, वो फर्टिलिटी नहीं बढ़ाते। ठीक है, वो सिर्फ पोषक तत्व उपलब्ध करवाएंगे प्लांट्स को, और फर्टिलिटी तो ओवरऑल होती है। ठीक है भाई, एक नाइट्रोजन ही अधिक दे देने से फर्टिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है। मान लो आप यूरिया डाले जा रहे हो, तो उससे प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ेगा, एक लेवल तक बढ़ेगा, उसके बाद में वो घातक भी हो सकता है, वो हानिकारक भी हो सकता है। ठीक है, तो एक ही जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने से फर्टिलिटी नहीं बढ़ती है। फर्टिलिटी कब बढ़ेगी? जब आप खाद दोगे उसमें, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक मैटर है, जिससे कि मिट्टी की हेल्थ सही रहती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के लिए हम ये कहते हैं कि ये मेन्योर से बिल्कुल विपरीत होते हैं, ये रासायनिक होते हैं, जैविक पदार्थ है। ठीक है, जैविक क्यों बोला है यहाँ पर? अधिकतर रासायनिक एक ही होते हैं। ठीक है, अधिकतर क्या होते हैं? रासायनिक ही होते हैं। लेकिन एक अपवाद आपको ध्यान रखना है, यूरिया। यूरिया क्या होता है? होता तो केमिकल है, लेकिन इसमें कार्बन पाया जाता है, NH2CO इसका मतलब इसमें क्या है? कार्बन है। तो यूरिया ऐसा आपके कार्बनिक पदार्थ है जो कि फर्टिलाइजर के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसमें कार्बन भी होता है और ये फर्टिलाइजर भी होता है। तो ये अपवाद है, इसलिए यहाँ पर दोनों शब्दों का यूज किया है। बाकी आप रासायनिक भी बोल सकते हो, जो फसलों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं ताकि उनकी वृद्धि और उपज में सुधार हो सके। मिट्टी की प्रोडक्टिविटी से, फर्टिलिटी से इसका कोई संबंध नहीं है, मिट्टी के हेल्थ से इसका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, ये तो जब हम ज्यादा दे देते हैं या कंटिन्यू देते हैं तो मिट्टी के हेल्थ को बिगाड़ते हो रहे हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। इसके बाद में आ जाता है नैनो फर्टिलाइजर। नैनो फर्टिलाइजर के लिए हम ये कहते हैं कि ये होते तो एक तरह के उर्वरक ही है, लेकिन नैनो तकनीक द्वारा, जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा इनका जो पार्टिकल साइज होती है उसको बहुत ही बारीक कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है, जिससे इनकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। ठीक है, पौधों को प्रोवाइड होने की जो क्षमता है वो इनकी बढ़ जाएगी, ज्यादा प्रोवाइड होंगे। ठीक है,
तो अपव्यय कम हो जाएगा। नैनो उर्वरक ऐसे उर्वरक है जो कि नैनो तकनीक का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जिससे कि पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर ढंग से होता है। ठीक है, साथ में जो अपव्यय है, वेस्ट होता है, वो कम हो जाता है और पौधों की वृद्धि में दक्षता दिखाई देती है या दक्षता बढ़ती है, वो ज्यादा आपको अच्छे से दिखाई देते हैं। अब अभी तक तो यही कह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इनको जैसे जैसे लोग काम में लेंगे, है ना, तो गांवों से रिजल्ट आएंगे, लोगों से रिजल्ट आएंगे, तब पता चलेगा कि ये कितने इफेक्टिव है। ठीक है, अभी तो टेक्नोलॉजी वाले तो यही कह रहे हैं, लेकिन इनका जो प्रचलन है अभी इतना नहीं हुआ है। ठीक है, इनको थोड़ी बहुत मात्रा में काम में लेते हैं, तो अभी जो है अल्टरनेटिव के तौर पे हम इनको काम में ले सकते हैं या नहीं ले सकते, अभी इस पर इतना जो है कंफर्मेशन आया नहीं है। आगे बात समझ में, लोग इतना काम में इनको नहीं लेते हैं, तो जब काम में लेने लगेंगे तब पता चलेगा कि ये काम के भी है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद में भाई कंपनियां ऐसे ही प्रचार कर रही है, ऐसे ही किसानों को पागल बना रही है, या एक्चुअल में इनमें कोई दम है, नैनो फर्टिलाइजर में दम है या नहीं है, ये बातें अब धीरे धीरे पता चलेगी, क्योंकि अब जो है अवेयरनेस थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है। अब बात करते हैं पोषक तत्व उपयोगिता दक्षता की। ठीक है, यानी कि जो आपके न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है उसकी बात करते हैं। यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि हम मान लो प्लांट में जो है आपकी फील्ड है उसमें हमने यूरिया डाल दिया। ठीक है, अब उस यूरिया को प्लांट ने कितना प्राप्त किया, ठीक है, आपने जो दिया उसमें से वेस्ट कितना हुआ, क्योंकि वेस्ट तो होगा, ये तो कंफर्म है होगा, लेकिन किसान ये चाहेगा कि कम से कम वेस्ट हो। ठीक है, तभी तो न्यूट्रिएंट यूज बढ़ेगा। तो कम से कम वेस्ट करने के लिए क्या क्या मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सी तकनीकें अपनाएंगे, ये सारी डिस्कशन हम न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी में करते हैं। ठीक है, तो उसकी उपयोगिता को हम बढ़ाना चाहते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी कहते हैं। तो यह वह माप है जिसके द्वारा पौधे उपलब्ध पोषक तत्वों का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग कर बायोमास या जो उपज है वो बनाते हैं। ठीक है, ये चीज आपकी क्या कहलाती है, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। अरे नॉर्मली आपने देखा होगा कि यूरिया को हम क्या करते हैं, यूरिया को हम एक बार तो दे देते हैं जब हम सोविंग करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, फिर एक बार हम देंगे जब पहला पानी पिलाएंगे तब। ठीक है, फिर एक बार कब देंगे, जब मान लो फ्लोवरिंग स्टेज हो रही होगी या जो फ्रूट्स है वो आ रहे होंगे, उस टाइम पे हम देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों दे रहे हैं, एक साथ ही डाल दो, जा तो मिट्टी में ही रहा है। ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट यूज को बढ़ाने के लिए सही ढंग से ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो, क्योंकि एक साथ डालेंगे तो प्लांट की उस टाइम पे जड़ें इतनी विकसित भी नहीं हुई होगी। ठीक है, कि सभी न्यूट्रिएंट्स को वो जो है एब्जॉर्ब कर सके, और उस टाइम पे जो प्लांट है इतना एक्टिव नहीं था, तो उसको थोड़ा थोड़ा देते हैं और फिर लास्ट तक जो है 2-3 बार में इसको कंप्लीट करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट प्राप्त हो, वेस्ट कम हो। ठीक है, ये आपके न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी होती है। इसके बाद में आ जाता है एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आपने नाम सुना होगा जो आपके स्टाउट है। ठीक है, और इसके अलावा 2 वैज्ञानिक थे मुख्य रूप से, तो ये जो है आपके एसेंशियलिटी को बताने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा कि जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट के लिए बहुत जरूरी है, उसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उसमें जो प्रोसेस चल रही है। ठीक है, जैसे कि आपके मान लो रेस्पायरेशन हो गया, जो उत्सर्जन है वो हो गया, इसके अलावा हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो गया, इन प्रोसेस के लिए जो न्यूट्रिएंट है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और न्यूट्रिएंट नहीं होंगे तो ये प्रोसेस नहीं होगी। तो इस चीज को समझाने के लिए उन्होंने जो टर्म इस्तेमाल की वो था एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। तो यही सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। पोषक तत्वों की आवश्यकता का अर्थ है पौधों की वृद्धि के लिए कुछ पोषक तत्व की आवश्यकता, जिसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, एक मेजर जो टर्म है भाई, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। इसके साथ में 2 चीजें आप और ऐड कर सकते हो कि इनके बिना जो है इनको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। मान लो नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन की कमी को नाइट्रोजन ही पूरा करेगा, दूसरा पोषक तो उसको कंप्लीट नहीं कर सकता। और तीसरी बात इसमें यह भी ऐड कर सकते हो कि कुछ जो उपापचयन प्रक्रियाएं हैं जो कि प्लांट के अंदर चल रही है, चाहे वो वाष्पीकरण की हो, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण की हो, चाहे वो आपके श्वसन की हो, इन प्रोसेस में इनका डायरेक्ट रोल होता है। ये नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट नहीं होंगे तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाते हैं हम, हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है और वो है डिफरेंसेज का।
ठीक है, यानी कि हम दोनों में दो चीजें में या तीन चीजों में क्या देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका मास फ्लो और डिफ्यूजन है उसमें, क्योंकि ये यहाँ पर किसके संदर्भ में है, मैंने दो चीजें बताई है आपको। सोइल में जो है आपके एक तो एयर के रूप में भी इनको देखा जाता है, जब एयर फ्लो होता है तब भी ये दोनों एक्टिविटी काम करती है, लेकिन जब न्यूट्रेंट का फ्लो होता है, न्यूट्रेंट मूवमेंट होता है, तब भी यही दोनों एक्टिविटीज काम करती है। ठीक है, तो दोनों का इस्तेमाल दोनों जगह होता है और सोइल में ही होता है, लेकिन आपके सिलेबस में तो सिर्फ न्यूट्रेंट मैनेज, वो जो आपके न्यूट्रेंट मैकेनिज्म है, न्यूट्रेंट कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसकी बात है। इसका मतलब यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो क्या है, न्यूट्रेंट मूवमेंट का है, उसके आधार पर आपको मास फ्लो और डिफ्यूजन को समझाना है। ठीक है, तो वो बातें यहाँ पे ध्यान रखोगे। पहला हम करेंगे कि न्यूट्रेंट के मूवमेंट के आधार पे। अब इनमें क्या होगा, तो मास फ्लो में पोषक तत्व जल के साथ जड़ तक पहुंचते हैं। ठीक है, यानी कि धक्का कौन लगा रहा है, धक्का आपका पानी लगा रहा है, पानी के साथ बहकर जा रहे हैं, इसलिए पौधों को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये तो मास फ्लो यानी कि समूह में चलने वाला एक फ्लो में, जैसे भेड़ चाल का नाम सुना होगा आपने, तो भेड़ें क्या करती है, एक दो भेड़ जिधर गई उसी तरफ सभी भेड़ें जाएगी। अब उनको पता नहीं क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये पता नहीं है, लेकिन चलेगी। तो उसी प्रकार क्या होता है, जो पानी का सॉल्यूशन है, पानी का जो घोल है, वो पानी का घोल जहां पर बह के जाएगा उसी के साथ में न्यूट्रेंट भी उसी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका मास फ्लो हो गया। ठीक है, सबका एक साथ फ्लो हो रहा है। दूसरी तरफ डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन आपके मास फ्लो से नहीं होता है। ठीक है, यानी कि पानी चाहे किधर ही जा रहा हो, लेकिन न्यूट्रेंट उस तरफ जाएंगे जिस तरफ न्यूट्रेंट की डिफिशियंसी है। ठीक है, मान लो एक जगह ऐसी है मिट्टी में जहां पर नाइट्रोजन की अधिकता है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रेट आयन काफी है, दूसरी तरफ नाइट्रेट आयन की क्या है, कमी है। अब ये क्या करेंगे, उच्च सांद्रता से, यहाँ कंसंट्रेशन हाई है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और ये आपके ऑक्सीजन के साथ भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी होता है, न्यूट्रिएंट्स के साथ भी होता है। ठीक है, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जो आपके समुद्र है वो सभी समुद्र चारों ओर से समान रूप से खारे क्यों है। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या है, आपके मुख्य रूप से डिफ्यूजन की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, जहां पर कंसंट्रेशन हाई होती है उससे लो की ओर चले जाते हैं। इसी प्रकार आप कहोगे कि ऑक्सीजन चारों ओर एक समान रूप से क्यों वितरित हो रही है एनवायरमेंट में, तो इसका कारण भी यही है, क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है। हाई कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन ऑटोमेटिक ही क्या हो जाती है, लो कंसंट्रेशन की ओर चली जाती है। हालांकि उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन चली जाती है। शहर वाले CO2 ज्यादा पैदा करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और मान लो जो गांव है जहां पर हरियाली है तो वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन का फ्लो कहां से होगा, हरियाली से लेकर आपके शहरों की तरफ होगा। और CO2 कहां से आएगी, शहरों से लेकर हरियाली की तरफ आएगी। इसका मतलब ये पार्टिकल प्रेशर पे डिपेंड करता है। जो पार्शियल प्रेशर होता है खुद का, जो आपका हम कहते हैं अणु का जो प्रेशर है, ठीक है, जो सांद्रता की वजह से आ रहा है, उस चीज को हम डिफ्यूजन से समझते हैं। आगे बात समझ में, तो ये दोनों चीजें हैं, आसानी से आपको समझना है। इसके बाद में ड्राइविंग फोर्स, प्रेरक शक्ति क्या है, तो हम कहेंगे कि मास फ्लो में जो प्रेरक शक्ति है वो मुख्य रूप से खपत और वाष्पोत्सर्जन संचालित है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की वजह से पानी की कमी हो गई तो उस तरफ पानी बहकर जाएगा, उसी के साथ में न्यूट्रिएंट जाएंगे। तो जो फ्लो का काम कर रहा है, वो जो फोर्स काम कर रहा है वो कौन है, जल का फोर्स है। यहाँ पर सांद्रता में जो परिवर्तन है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, सांद्रता जहां पर कम है तो सांद्रता की वजह से एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लो दिखाई दे रहा है, डिफ्यूजन दिखाई दे रहा है। ठीक है, रेट ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं, कौन तेज होता है और कौन धीरे होता है। तो मास फ्लो क्योंकि पानी के साथ बहकर जाएगा तो फास्टली जाएगा। ठीक है, पानी तो क्या करता है, फास्टली मूवमेंट करता है, तो ये क्या करते हैं, फास्टली मूवमेंट करेंगे। लेकिन डिफ्यूजन के द्वारा जो मूवमेंट होगा वो आपके थोड़ा स्लो होगा। इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। मास फ्लो में क्या होगा, तेजी से जाएंगे न्यूट्रिएंट। ठीक है, और यही तो कारण होता है कि हम पानी के साथ न्यूट्रिएंट देते हैं प्लांट्स को, क्योंकि वो पानी के साथ जल्दी से जड़ों को अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, यही चीज होती है। और डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है उसकी वजह से जाते हैं, सांद्रता में परिवर्तन की वजह से जाते हैं, इसलिए धीरे धीरे गमन करते हैं, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। इसके बाद में बात करते हैं, तीनों की एक साथ बात करेंगे, मैन्योर्स की, फर्टिलाइजर्स की एंड बायो फर्टिलाइजर्स की। ठीक है, तीनों का एक साथ जो है हम क्या देखेंगे,
अंतर देखेंगे। एक बात मैं और बता देता हूँ, यहाँ पर हमने क्या है सिंपली लिख रखा है, लेकिन आप वहां उनको टेबल्स में लिख के आओगे। ठीक है, टेबल्स के लिए आप जो है एक बेसिस के आधार पर एक बेसिस की टेबल बनाओगे, जिसमें ये कंपोजिशन के आधार पे हो गया, रेट के आधार पे हो गया। ठीक है, जो बेसिस होता है उसके आधार पर यहाँ बेसिस लिखोगे, यहाँ दोनों में अंतर लिखोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है लगभग 3 से 4 अंतर तो आपको लिख के आने ही है। इससे ज्यादा आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, वो भी लिख के आ सकते हो। ठीक है, मैन्योर फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर की बात करते हैं। पहला है कंपोजिशन के आधार पर। ठीक है, किनमें क्या पाया जाता है उसके आधार पर। तो मेन्योर के लिए मैंने पहले ही कहा है, अधिकतर ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि आपके जो गोबर है, FIM है, ठीक है, ये सब जो ऑर्गेनिक मैटर है अधिकतर, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, ठीक है, वो वाला आपके क्या हो जाएगा, मेन्योर हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स में हम ये कहते हैं ये मुख्य रूप से रासायनिक होते हैं या फिर जैविक भी हो सकते हैं और विशेष पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो ये जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो दोनों में फर्क हो गया। इसके बाद में कार्य की बात कर लेते हैं। कार्य क्या क्या करेंगे, तो मेन्योर तो मृदा की संरचना को सुधारेगी, उर्वरता को बढ़ाएगी क्योंकि पोषक तत्व भी देती है, और ऑर्गेनिक मैटर होने की वजह से जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो भी बढ़ती है, तो उससे संरचना में सुधार होता है। इसके बाद में फसल को सीधे पोषक तत्व प्रदान कौन करता है, फर्टिलाइजर करता है, और जैविक प्रक्रिया से पोषक तत्व कौन बढ़ाता है, बायो फर्टिलाइजर बढ़ाता है। क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो वो जीवों द्वारा होने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो जैविक प्रोसेस हो गई, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, ये तीनों चीजें हो गई। इसके बाद में तीसरी चीज हम तय है इफेक्टिवनेस की, यानी कि कौन कितना प्रभावी है। तो सिंपल सी बात है भाई, प्रभावी तो फर्टिलाइजर ज्यादा होंगे, क्योंकि जैसे ही हम फर्टिलाइजर डालते हैं वो तुरंत काम करते हैं। ठीक है, 2-4 दिन में हमें रंग परिवर्तन दिखाई देता है खेत का। जैसे मान लो आपके खेत में यूरिया की कमी है और आपने यूरिया आज डाल दिया, तो 2 या 3 दिन में जो है आपका इफेक्ट नजर आ जाएगा, सीधे पत्तियां जो है आपके डार्क हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी उनको हो चुकी है, नाइट्रोजन की उपलब्धता हो चुकी है, तो ये फास्ट काम करते हैं। तो स्लो कौन करेगा, तो ये तो त्वरित होते हैं, ये धीमी गति से काम करते हैं मेन्योर्स। ठीक है, धीरे धीरे। और दीर्घकालिक लाभ कौन देते हैं, बायो फर्टिलाइजर, यानी कि लंबे समय तक लाभ कौन देंगे, बायो फर्टिलाइजर्स लाभ देंगे। ठीक है, आपके यदि जितनी ज्यादा हम वो आपके माइक्रोब्स मिट्टी में डालेंगे तो वो क्या करेंगे, कंटिन्यू अपनी प्रोसेस करते रहेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते रहेंगे। जो सिम्बायोटिक है वो प्लांट्स के साथ में करेंगे, जो नॉन सिम्बायोटिक है वो बिना प्लांट के करेंगे, लेकिन उर्वरता को बढ़ाते रहेंगे। तो ये लंबे समय तक ऐसा काम करते हैं, इनका भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाते हैं सिम्बायोटिक एंड एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की ओर। ठीक है, सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक में एक बेसिक सा अंतर हम पहले भी देख चुके हैं, दोबारा और बता देता हूं कि प्लांट की जड़ों के साथ जो संबंध बनाएंगे, जड़ों का फिक्स नहीं है लेकिन अधिकतर जड़ों के साथ ही बनाते हैं। ठीक है, तो जो जड़ों के साथ संबंध बनाकर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं वो सिम्बायोटिक है। ठीक है, आपने वेनम मूवी देखी होगी तो वहां पर हम कहते हैं सिम्बायोन्ट्स। ठीक है, वेनम मूवी होती है, ये हॉलीवुड की मूवी है, उसमें बाहर से जो है दूसरी प्रजाति आती है, एक नई स्पीसीज आती है, ठीक है, एलियंस की, और वो क्या करते हैं, इंसानों के साथ सिम्बायोसिस में रहते हैं, साथ में रहते हैं, अकेले नहीं रह पाते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो सिम्बायोसिस में रहते हैं, लेकिन उनको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोन्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो जीव है वो क्या हो गए, सिम्बायोन्ट्स हो गए, और वो प्लांट्स के साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपके सिम्बायोसिस कहलाती है। तो सिम्बायोटिक सहजीवी जीवाणु पौधे के साथ रहते हैं, जैसे कि राइजोबियम हो गया। एसिम्बायोटिक में जीवाणु स्वतंत्र रूप से रहते हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर हो गया। ठीक है, डिपेंडेंसी निर्भरता की बात करें तो पौधों और जीवाणुओं के बीच में पारस्परिक संबंध होता है सिम्बायोटिक में, यहाँ पर कोई संबंध नजर नहीं आता है। ठीक है, निर्भरता नहीं रहती है, कोई भी किसी पे भी निर्भर नहीं है। इफिशियंसी की बात करें तो जो सिम्बायोटिक होते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से क्या कर पाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं, लेकिन ये जो एसिम्बायोटिक है ये थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि एक तो इनको खाने के लिए थोड़ी सी खुद को ही मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करते हैं लेकिन इनको कार्बोहाइड्रेट के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा इनको रहने की जगह भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनको सिर्फ एक ही काम करना है कि आप तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करो। ठीक है, आपकी प्रोजेनी बढ़ाओ, जनन करो, नाइट्रोजन फिक्सेशन करो। ठीक है, आपको खाने की चीजें जो कार्बोहाइड्रेट है वो, इसके अलावा रहने की जो जगह है वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो एफिशिएंसी बढ़नी ही है भाई, मिलजुल के काम करते हैं
तो मान लो परिवार में 2 लोग हैं, एक कहता है कि मैं ये काम संभाल लेता हूँ, मैं ये काम संभाल लेता हूँ, ठीक है। तो जो है वो घर आसानी से चलता है। अब मान लो 5 परिवार में 5 लोग हैं और पांचों अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फास्टली हो जाएगा। लेकिन जब पांचों ही क्या कर रहे हैं, खुद का पूरा काम खुद ही कर रहे हैं, जैसे खाना भी बना रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा और जो छोटे मोटे काम है वो खुद ही कर रहे हैं, तो सब मिलकर कर रहे हैं, तो इफिशियंसी धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि जो है खाने बनाने में टाइम, जहां पर एक इंसान खाना बनाता सबके लिए, तो सब अदर काम करते हैं, तो उस काम में ज्यादा परफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें देखने को यहाँ पर मिलती है। इस जो है एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो यहाँ पर इफिशियंसी ज्यादा क्यों है, वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको अदर कोई काम नहीं है, सिर्फ यही एक काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं, जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसकी भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो देखो, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, ये टर्म आपके एग्रीकल्चर में ऐसे मान के चलो कि ये कहीं पीछा नहीं छोड़ेगी आपका, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये लगभग जेड से या 12th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, 12th क्लास से ही ये टर्म स्टार्ट हो जाती है इंटीग्रेटेड, और उसके बाद में ये आपके हर सब्जेक्ट में, हर कोर्स में दिखाई देगी, चाहे आप एंटो में जाओ, चाहे आप पैथो में जाओ, चाहे आप यहाँ पर बात करो, ठीक है, कहीं भी किसी भी कोर्स में जाओगे आपको इंटीग्रेटेड शब्द से पाला जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो इस शब्द को एक ही बार क्लियर कर लो इंटीग्रेटेड को, फिर आपको जो है सारी चीजें ही यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, आगे आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये जो इंटीग्रेटेड शब्द है, जिसको हम समेकित भी कहते हैं, जो है समन्वित भी कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इसी का जो है अर्थ होता है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड का मतलब है दोस्तों कि सभी को साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो शब्द है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसका मतलब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की जितनी भी विधियां हैं, ठीक है, चाहे वो आप मेन्योर दे रहे हो, चाहे आप फर्टिलाइजर दे रहे हो, चाहे आप बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, चाहे आप नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा नैनो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, कोई सा भी मेथड से आप जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड का काम करवा रहे हो, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड या न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर रहे हो, उसमें सबको साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि अकेले फर्टिलाइजर ही यूज करेंगे, ठीक है, मेन्योर नहीं डालेंगे, या ऐसा नहीं है कि अकेला मेन्योर ही डालेंगे, फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, सबको यूज करना है। आपको मेन्योर भी डालने हैं, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्टिलाइजर भी डालने हैं, आपको नैनो फर्टिलाइजर यूज करने हैं, और आपको जो बायो फर्टिलाइजर है वो भी यूज करने हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा सबका जो यूज है तो वो जो है उपयोग बढ़ जाए, उसकी उपयोग दक्षता बढ़ जाए, ठीक है, आपका जो लॉस है वो कम हो। आप मान लो हर चीज जो फर्टिलाइजर है वो सारा ही खरीद के लेके आओगे, मेन्योर नहीं दोगे, तो वहां पर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उस चीज को कम करने के लिए और इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए ये चीजें की जाती है, सभी का इस्तेमाल करना, ठीक है। अब यहाँ पर चाहे डिजीज मैनेजमेंट की बात करें तो डिजीज में सभी मेथड्स का इस्तेमाल करो, यहाँ पर जो आपके इंसेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें सभी का इस्तेमाल करो, यहाँ पर आपके पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें वहां पर सभी का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आपके समेकित से जुड़ी हुई है, समेकित का मतलब समझ लो, फिर आपके जो है चीजें समझ में आ जाएगी। एक ये भी ध्यान रखना कि समेकित का सीधा सीधा मतलब ये है, इंटीग्रेटेड का सीधा सीधा मतलब ये है कि पर्यावरणीय फ्रेंडली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना, ठीक है। जब हम इसकी बात करते हैं तब हम पर्यावरण को थोड़ा ज्यादा तवज्जो देते हैं, ठीक है, उसको ज्यादा प्रोटेक्ट करने की सोचते हैं कि पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए किसी भी प्रकार से, ठीक है। ये चीजें हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो इसकी बात हम कर लेते हैं, क्या क्या होता है। तो एक स्थायी कृषि अभ्यास है जो कि रासायनिक उर्वरक, जैविक खाद, जैव उर्वरकों के उपयोग को समेकित करके मृदा की उर्वरता बनाए रखे और फसल उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है। यह विधि रासायनिक इनपुट निर्भरता को कम करती है, लंबे समय तक मृदा स्वास्थ्य बढ़ाती है, ठीक है। जैविक अकार्बनिक पोषक तत्वों के संयोजन से दोनों का यूज कर रहे हैं। जो आपके इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट संतुलित पोषक तत्व उपलब्ध सुनिश्चित कराते हैं, पोषक तत्वों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण को यहाँ पर ध्यान देना है, पर्यावरण का क्षरण को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। एक तो हम यूज इफिशियंसी बढ़ा रहे हैं, दूसरा हम पर्यावरण को हानि होने से कम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है, फॉलो की जाती है, जो आपको भी ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ और बेनिफिट्स की बात करें जो कि यहाँ से होते हैं, तो मृदा उर्वरता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, पर्यावरण के अनुकूल और किफायती कृषि को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। किफायती कृषि का मतलब हो गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। ये बातें आपको
विशेष रूप से ध्यान रखनी। अब देखो, एक तो ग्रीन मैन्योरिंग और एक वर्मी कंपोस्ट, ये दोनों ही पार्ट ऐसे हैं जो आपके इस कमेंट्स में यानी कि 5वें क्वेश्चन में आने के चांस बहुत ज्यादा है इन दोनों के ही, ठीक है, क्योंकि ये इतने बड़े पोर्शन नहीं है कि छठे और सातवें में डाल दे, ठीक है, और ये इतने छोटे भी नहीं है कि इनको आप डेफिनेशन के तौर पे देख लो। तो एक अच्छा जो क्वेश्चन बनता है वो इनका यहाँ ही बनता है, 5वें में बनता है, ठीक है। तो इन दोनों का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो ऐसी कंपोस्ट जो कि केचुए से तैयार की जाती है, ठीक है, अच्छे से सुना होगा आपने, खूब देखा होगा इसको। केचुआ खाद एक जैविक उर्वरक है जो कि जैविक पदार्थ जैसे कि रसोई का कचरा हो गया, फल अवशेष हो गया, पशु गोबर के केंचुए द्वारा विघटन से बनाया जाता है, ठीक है। केंचुए जैविक पदार्थ को खाते हैं, उनके मल को कास्टिंग कहा जाता है, ठीक है, या कंपोस्टिंग कहा जाता है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। केंचुआ खाद मृदा संरचना को सुधार करती है, क्योंकि ऑर्गेनिक है तो मृदा में संरचना में सुधार करेगी ही, और सूक्ष्म जीव गतिविधियों को बढ़ाने का काम करती है, जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, जिससे कि जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, ठीक है। जो आपका वर्मी कंपोस्ट है काफी इजी चीजें हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। आइसिनिया फोइटिडा जो है आपकी केंचुए की प्रजाति काम में ली जाती है, इसको भी ध्यान रख लेना, आइसिनिया फोइटिडा। मुख्य लाभ की बात कर लेते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। तो वायु संचार और जल निकासी में सुधार होगा। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो केंचुआ होता है वो मुख्य रूप से अपनी जो खाद होती है उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स ऐड तो करता ही है, साथ में ऑर्गेनिक एसिड्स ऐड करता है, जो कि मृदा के संरचना में सुधार करते हैं, ठीक है, मृदा को जो है अच्छे वायु संचार और जल निकास के लिए तैयार करते हैं, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं और पौधों की वृद्धि में सुधार करते हैं, ठीक है, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, पौधों की वृद्धि में सुधार करते हैं, कचरे के पुनर्चक्रण के लिए एक स्थायी तरीका प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, क्या होता है। तो सिंपली हम इसकी पहले भी बात कर चुके हैं कि जो आपके राइजोबियम हो गया, नीलरी सेवाल हो गई, एजोटोबैक्टर हो गया, ये क्या करते हैं, जड़ों के साथ मिलते हैं या बिना मिले भी, ठीक है, स्वतंत्र रूप से भी क्या करते हैं, एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करते हैं, उसको कहां पर लेके आ जाते हैं, मिट्टी में लेकर आ जाते हैं, अपनी बॉडी के निर्माण में काम में लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये खुद मर जाते हैं उसके बाद में प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और मान लो सिम्बायोसिस में है तो साथ के साथ ही बिना मरे भी साथ के साथ ही जो है नाइट्रोजन दिया जाता है प्लांट्स को, ठीक है, इनके द्वारा। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। बेनिफिट्स की बात करें तो सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों पर निर्भरता क्या होगी, कम होगी, मृदा की उर्वरता उत्पादकता बढ़ेगी, टिकाऊ पर्यावरण के लिए अनुकूल कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देता है, ठीक है। आजकल ये जो कंसेप्ट है कौन सा, एक तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाला, लंबे समय तक हमें एग्रीकल्चर करनी है, ठीक है, और दूसरा एनवायरमेंट का। ये दोनों इश्यू काफी जो है किताबों में प्रचलित है, हालांकि जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पे देखते हैं, ग्राउंड पर देखते हैं, तब इनका कुछ खास प्रभाव नहीं है, ठीक है, बहुत कम प्रभाव देखने को मिलता है कि जो किसान है उनको पता हो कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना है, लंबे समय तक खेती कैसे करनी है, ये उनको पता नहीं है। आप देखो पॉली हाउस में जाओ कभी आप, जिन्होंने नया नया पॉली हाउस लगाया है वो 2 से 3 साल तक बहुत तगड़ी वाली खेती करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में उनकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो अभी भी किसानों को यह पता नहीं है कि किस प्रकार से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करनी है, ठीक है, वो पॉली हाउस को दोबारा से जो है मतलब खराब कर देते हैं, वो कंटिन्यू खेती करेंगे 2 से 3 साल, उसकी वजह से पॉली हाउस क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, वहां पर जो पैथोजन है वो पैदा हो जाएंगे, इसके अलावा फर्टिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन मिल नहीं पाएगा जो पहले मिल रहा था, ठीक है। अब सस्टेनेबिलिटी की वहां पर बात होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो अभी ये चीजें किताबों तक ही सीमित है, धीरे धीरे इनमें अवेयरनेस आ रही है। तो वही बात है कि यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एक तो उर्वरता और साथ में उत्पादकता दोनों बढ़ती है, और टिकाऊ कृषि और पर्यावरण में अनुकूलता आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ CN रेशियो। देखो 3 चीजें होती है मुख्य रूप से, एक हम CN रेशियो की बात करते हैं, ठीक है, एक आप जो आपका CP रेशियो है, ठीक है, कार्बन फास्फोरस रेशियो, इसके अलावा आपका CS कार्बन सल्फर रेशियो। ये जो रेशियो है ये मुख्य रूप से क्या बताते हैं कि नाइट्रोजन के साथ वो कार्बन के साथ नाइट्रोजन कितना है, कार्बन के साथ फास्फोरस कितना है, कार्बन के साथ सल्फर कितना है मिट्टी में, ठीक है, उस चीज को बताने का काम
करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब हम कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वही चीजें आप किस में लिख के आ सकते हो, कार्बन फास्फोरस में और कार्बन सल्फर में, ठीक है, ज्यादा अंतर इनमें भी नहीं है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे, यहाँ पर ध्यान देना है। क्या चीज है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात मृदा में जैविक पदार्थ के अपघटन की दर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। संतुलित CN अनुपात सूक्ष्म जीव गतिविधियों को तेज करता है, जिससे कि पोषक तत्व की तेजी से उपलब्धता होती है। यदि CN अनुपात बहुत अधिक है तो अपघटन धीमा हो जाता है, जबकि कम अनुपात नाइट्रोजन के नुकसान का कारण बनता है। ठीक है, बात समझ में आई क्या? जब हम ये कहते हैं कम और ज्यादा से क्या मतलब है, जब हम ये कहते हैं कि CN रेशियो 20:1 से कम हो, ठीक है, तब आपका क्या होगा, मिनरलाइजेशन ज्यादा होता है, जिससे नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ जब हम ये कहते हैं कि CN रेशियो 30:1 से ज्यादा हो तो इमोबिलाइजेशन की प्रोसेस ज्यादा होती है, ठीक है, और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कम हो जाती है। अब इससे भी क्या होगा, इससे भी पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होगा। यहाँ भी पौधों को कम प्राप्त होता है, यहाँ भी पौधों को कम प्राप्त होता है। इसका मतलब जो आइडल नाइट्रोजन कार्बन रेशियो है वो आपका 20 से लेकर 30 के बीच में होना चाहिए। ये बेस्ट है, ये प्लांट्स के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। इस पर होगा तो प्लांट्स को नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में अवेलेबल होगा, ठीक है, जितना उनको चाहिए उतना मिलेगा। तो ये चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब ये ऊपर नीचे हो जाएगा रेशियो, उसकी वजह से प्लांट्स को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सूक्ष्म जीव उसका ज्यादा उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव जो है सभी पूरी नाइट्रोजन का यूज कर ले रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो चुकी है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो नाइट्रोजन का यहाँ नुकसान ज्यादा होता है। ठीक है, सही CN अनुपात बनाए रखना मृदा की उर्वरता को सुधारता है, जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ाता है और टिकाऊ कृषि का समर्थन करता है। यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है, ये नहीं कह सकते कि नाइट्रोजन की कमी है, क्योंकि 20 कार्बन के साथ 1 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन तो अवेलेबल है, लेकिन उसका वेस्टेज ज्यादा होने लग जाता है। ठीक है, क्या होने लग जाता है, वेस्टेज ज्यादा होने लग जाता है, उसका नुकसान ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ बायो फर्टिलाइजर। जिस प्रकार से हमने वहां पर देखा, जो आपके मेन्योर के इंपोर्टेंस की बात कर लो या अधिकतर ग्रीन मेन्योरिंग के इंपोर्टेंस की बात करो, उसी से रिलेटेड जो इंपोर्टेंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है, किफायती पदार्थ होते हैं, जिनमें जैविक सूक्ष्म जीव होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस सोल्यूबलाइजेशन, ठीक है, इसके अलावा जो है जैविक पदार्थों के अपघटन से के माध्यम से मृदा में क्या करते हैं, उर्वरता को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उर्वरता बढ़ाते हैं। जैविक उर्वरक फसल की उपज में भी सुधार करते हैं और मृदा स्वास्थ्य को भी बहाल करते हैं, अच्छा बनाते हैं। रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता को कम करते हैं, जिससे कि टिकाऊ कृषि में योगदान मिलता है। वही शब्द दोबारा से आ चुका है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या पता परिभाषा में भी पूछ ले आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ऐसी एग्रीकल्चर जिसको हम लंबे समय तक करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 साल खेती की उसके बाद में वेस्ट हो गया। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, लंबे समय तक कर पाए हम खेती। तो ये चीजें जो है टिकाऊपन ज्यादा होना जरूरी है एग्रीकल्चर में, क्योंकि ये कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिट्टी से हमने 2 साल उत्पादन प्राप्त किया, उसके बाद में मिट्टी की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं रही। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है, एक लंबे समय तक। ठीक है, और लंबे का मतलब है जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक, चाहे कितनी टेक्नोलॉजी आए, कितना ही आप जो है सिंथेटिक कार्बोहाइड्रेट बना लो, कितना ही आप सिंथेटिक प्रोटीन्स बना लो, विटामिन बना लो, ठीक है, लेकिन जो नेचुरल है, जो ऑर्गेनिक है, वो हमेशा नेचुरल और ऑर्गेनिक ही रहेगा, उसका रिप्लेसमेंट आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप चाहे शहद बना लो लैब में, लेकिन जो हनी एक्चुअल में हनी होता है, ठीक है, वो हनी, हालांकि अभी तक हनी नहीं बना पाए हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि चाहे कार्बोहाइड्रेट हम बना सकते हैं, ठीक है, कई प्रकार की प्रोटीन्स हम बना लेते हैं, लेकिन अभी तक हमने क्या नहीं बनाया है, अभी तक हनी में सफलता नहीं प्राप्त की है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यदि हम ग्रीन मैन्योरिंग के जो है आपके इंपोर्टेंस बोल लो, या इसका जो एक बेसिक हम
डिस्कशन करना चाहे तो हम ये कहेंगे कि नॉर्मली होते क्या है, एक तरह का ऑर्गेनिक खाद ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिकम्पोज नहीं करवाते हैं उसको। ठीक है, जब हम मेन्योर की बात करते हैं तो सीधा हम क्या कर देते हैं, एक जगह कोई सा भी मेथड काम में लेते हैं, चाहे ट्रेंच मेथड काम में ले लिया, पिट मेथड काम में ले लिया, उसके द्वारा हमने क्या किया, कंपोस्ट को जो है आपके कंपोस्ट है या जो FIM है उसको डिकम्पोज करवा के वहां पर तैयार कर लिया। लेकिन इसको हम खेत में ही उगाते हैं, फसल के तौर पे उगाएंगे, और इसकी जो फ्लावरिंग स्टेज है उससे पहले ही इसको मिट्टी में दबा देंगे। तो ये प्रोसेस हम किस में अपनाते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग में अपनाते हैं। आगे बात समझ में, तो इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपका सेसबेनिया हो गया, सनहेम्स हो गया, ये हरी खाद के रूप में काम में लिए जाते हैं, जो कि उगाने और मृदा में मिलाने की प्रक्रिया होती है, जिससे जैविक पदार्थ पोषक तत्वों का स्तर भी बढ़ेगा, मृदा संरचना में सुधार भी होगा, कटाव भी कम लगेगा, यानी कि जिसको हम इरोजन बोलते हैं। ठीक है, कटाव का सीधा मतलब क्या है, जो आपका मिट्टी का इरोजन होता है, मिट्टी बहकर जाती है, वो भी कम होगा, और मृदा को आवश्यक पोषक तत्वों में भी वृद्धि होगी, वो भी प्राप्त होंगे। और एक शब्द दोबारा से यहाँ से जुड़ जाता है, टिकाऊ खेती। इसको आप हर जगह जो है इंक्लूड करके आ सकते हो, चाहे आप बायो फर्टिलाइजर की बात कर लो, चाहे आप मेन्योर की बात कर लो, ठीक है, चाहे आप इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात कर लो वहां पर, चाहे आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर लो, वहां पर ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो, पर्यावरण और जो टिकाऊ खेती है उसको वहां पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये सभी इसी के मेथड होते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे आपके माइक्रो बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन। ठीक है, पहले तो इसको समझते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, होता क्या है ये देखो, इवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन, और मूल्यांकन को सीधा सीधा हम कह सकते हैं जांचना। ठीक है, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, जांचना। तो हम क्या करते हैं, मिट्टी की कितनी फर्टिलिटी है इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको जांचते हैं, और इसमें हम किसका यूज करेंगे, जो माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीव है, उनका यूज करेंगे, जो कि मिट्टी में उगते हैं। ठीक है, मिट्टी में अपनी ग्रोथ को दर्शाते हैं, उनका यूज करते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, जो माइक्रोबियल मेथड्स है सॉइल फर्टिलिटी एवोल्यूशन के, वो इसको कहते हैं। आगे बात समझ में, तो ये चीजें होती है। जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा कि बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्रोथ दर्शाते हैं आपके किसमें, मिट्टी में। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी फंगस होती है जो मिट्टी में ग्रोथ करती है। अब ये कब कर पाते हैं, जब मिट्टी में अच्छी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर का एक तरह के सूचक हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पर यदि ऑर्गेनिक मैटर है तो यहाँ पर माइक्रोब्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग अलग प्रकार के जो माइक्रोब्स है वो एक सूचक का काम करते हैं, एक इंडिकेटर का काम करते हैं। उनको वहां उस मिट्टी में उगा कर देखते हैं। ठीक है, और उगाने के बाद में उसकी जितनी कॉलोनी बनती है, उसकी जितनी ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ के हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं कि इस मिट्टी में इस पोषक तत्व की इतनी अधिकता है, इसकी कमी है। ये सारी चीजें हम करते हैं किसके द्वारा, माइक्रोब्स द्वारा। तो इस मेथड को हम सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन कौन से मेथड के द्वारा, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड के द्वारा हम देखते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, वैसे अलग अलग विधियां होती हैं, लेकिन उनको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतना बड़ा आपके नहीं आएगा, आपके छोटा क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। मृदा उर्वरता मूल्यांकन के लिए सूक्ष्म जीवी विधियां महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इनमें आपको जो है किसी प्रकार के कोई खास इंस्ट्रूमेंट की या किसी प्रकार की कोई खास इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, क्योंकि मृदा में हालांकि इनमें टाइम लगता है। ठीक है, क्या लगता है, टाइम लगता है। तो क्योंकि मृदा में सूक्ष्म जीव, पोषक तत्व चक्रण, जैविक पदार्थ अपघटन और मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इनका एक साइकिल चलता रहता है, और जो सूक्ष्म जीव है वो कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करते रहते हैं। ठीक है, ये विधियां मृदा की जैविक गतिविधियां विश्लेषण करने, फसल उत्पादन और स्थिरता का आकलन करती है। सूक्ष्म जीव जैव भार, यहाँ पर ध्यान देना है, किस किस के आधार पर, एक तो उनका वेट कर लेंगे, कितने जैव भार के सूक्ष्म जीव है उसके आधार पर, एंजाइमों की गतिविधि के आधार पर, कौन से एंजाइम जो है मिट्टी में आपको देखने को मिलते हैं, लाभकारी सूक्ष्म जीव, कौन कौन से लाभकारी सूक्ष्म जीव यहाँ पर जो है ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, इनकी उपस्थिति के आधार पर जो है अध्ययन किया जाता है। किसान और वैज्ञानिक मृदा की फसल वृद्धि क्षमता का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, एक तो वैज्ञानिक में जो है इनको यूज करते हैं, और साथ में ये थोड़े स्टेबल होने की वजह से या कम पैसे लगने की वजह से इनको किसान भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे पहले बायोमास के आधार पर।
क्योंकि सूक्ष्म जीव जब हम उगाएंगे, ठीक है, मिट्टी में हम उनको ग्रो करवाएंगे, तो हम उनकी कॉलोनी के आधार पर, कितनी उनकी संख्या है इसके आधार पर, और कितना उनका जैव भार है इसके आधार पर जो है हम पता लगाते हैं कि मिट्टी कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यह विधि मृदा में जीवित सूक्ष्म जीव द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान का मापन करती है, जो कि मृदा की उर्वरता का प्रत्यक्ष संकेत है, ठीक है। सीधा सीधा ये दर्शा देगा यदि सूक्ष्म जीव अधिक मात्रा में जो है आपके उगते हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब अधिक मात्रा में द्रव्यमान है, उनका भार है, तो सीधा सीधा हम ये कहेंगे कि मिट्टी फर्टाइल है, ठीक है। मिट्टी फर्टाइल है, इसी की वजह से उसकी फर्टिलिटी हाई है, इसी की वजह से सूक्ष्म जीव हाई ग्रोथ कर पाई, ठीक है। तो ये सीधा सीधा संकेत करता है। अधिक सूक्ष्म जीव जैव भार बेहतर मृदा स्वास्थ्य और पोषक तत्व उपलब्धता को दर्शाता है, ठीक है भाई। इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं था या मिट्टी खराब नहीं थी, उनमें ऑर्गेनिक मैटर भी था, कोई अदर सूक्ष्म जो आपके माइक्रो वो न्यूट्रिएंट थे वो भी थे, इसी की वजह से ये अच्छे से ग्रोथ कर पाए हैं। तो ये सीधा संकेत होता है कि मिट्टी क्या है, अच्छी है। तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा है एंजाइम एक्टिविटी के आधार पर, ठीक है। कुछ एंजाइम होते हैं मृदा एंजाइम, जैसे कि आपका डिहाइड्रोजनेज हो गया, यूरिएज हो गया, फास्फेटेज हो गया, ये सूक्ष्म जीव गतिविधियों और पोषक तत्व चक्रण को दर्शाते हैं, ठीक है। अधिक एंजाइम गतिविधि जैविक पदार्थ अपघटन और पोषक तत्व उपलब्धता में सुधार दर्शाती है, ठीक है। जब एंजाइमल एक्टिविटी आपको ज्यादा देखने को मिलती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि वहां पर क्या है, जो आपके अलग अलग न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक मैटर है, इसकी मात्रा भी ज्यादा है, यानी कि मिट्टी कैसी है, फर्टाइल है। तो ये दूसरा पैरामीटर हो गया। तीसरा बात करते हैं हम, तीसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन पोटेंशियल के आधार पर। सिर्फ एक ही जो सूक्ष्म जीव है उनके आधार पर आप देखना चाहो, और वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले सूक्ष्म जीवों के आधार पर भी आप देखना चाहो, तो ये भी एक इजी मेथड होता है, ठीक है। इसमें आप यूज किसका करोगे, जो राइजोबियम है उसका यूज कर सकते हो, एजेटोबैक्टर का यूज कर सकते हो, ठीक है। इनको आप मिट्टी में क्या करवाते हो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करवाते हो, और यदि ये अच्छे से नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर पाते हैं, सूक्ष्म जीवों का जो है संवर्धन हो पाता है, तो इसका मतलब मिट्टी कैसी होती है, फर्टाइल होती है, ठीक है। ये अनुमान ऐसे लगा दिया जाता है। तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां से यदि आपके छठे क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, मेथड्स वाला, और आपके जो माइक्रोबियल मेथड्स है जिनके द्वारा हम सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन का पता लगा रहे हैं, ये यदि वहां पर भी आते हैं तो भी आप इसको अच्छे से लिख के आ सकते हो, इतना डिटेल में यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं, और ये है हमारा इंपोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट। पहले तो यानी कि इंपोर्टेंस का मतलब हो गया एक तरह से नाइट्रोजन के फंक्शन ही बताने हैं हमें, ठीक है। नाइट्रोजन प्लांट में क्या काम करता है, तो एक तो फंक्शन बताने हैं, और एक जो आपका यूरिया है उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बतानी है, ठीक है। यूरिया कैसे बनाया जाता है, तो आपने जो है कई प्रकार के मेथड सुने होंगे कि पहले यूरिया जो है, पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक मैटर को हम लेब में बना ही नहीं सकते, ठीक है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ को हम लेब में नहीं बना सकते। लेकिन जब यूरिया बना पहली बार, उसके बाद में यह अवधारणा चेंज हो गई थी। तो यूरिया का जो है हम कह सकते हैं कि खोज हुई, वो एक काफी क्रांति लाने वाली खोज थी कि कार्बनिक पदार्थ भी बनाया जा सकता है, लोगों को ये पता चल गया था उसके बाद में, ठीक है। उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंपोर्टेंस की बात कर लेते हैं। देखो, इंपोर्टेंस में नाइट्रोजन का इंपोर्टेंस आप 12th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इंपोर्टेंस का मतलब वही काम की बात है, और 12th क्लास से ही हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन क्या करता है, प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करता है, तो क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन का पार्ट होता है, जो आपका केंद्र है उसमें मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के चारों ओर 4 हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग्स होती है, ठीक है। जो मैग्नीशियम है क्लोरोफिल में वो मिडल में होता है, ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ है, इससे 4 जो है आपके चारों ओर हम कह सकते हैं कि श्रृंखलाएं जुड़ी हुई है, कार्बनिक श्रृंखलाएं हैं। इन कार्बनिक श्रृंखलाओं की शुरुआत आपके नाइट्रोजन से ही होती है, ठीक है। तो केंद्र में एक मैग्नीशियम है, उसके बाद में 4 नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर भी क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन की जरूरत है। प्रोटीन में एमीन के रूप में नाइट्रोजन होती है, एमिनो एसिड्स में नाइट्रोजन होती है, इसके अलावा एंजाइम्स में नाइट्रोजन होती है, ठीक है। कि जितने भी आपके जो है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो कुछ पदार्थ हैं, ठीक है, चाहे वो माइक्रो ट्यूब्स हो, उनमें भी नाइट्रोजन का रोल होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन काफी इंपोर्टेंट होती है, और ये सारे काम जैसे कि क्लोरोफिल निर्माण हो गया, ठीक है, शॉर्ट में देखें हम तो क्लोरोफिल निर्माण हो गया, प्रोटीन संश्लेषण हो गया, कोशिका का विकास हो गया, पूरे पौधे का ही वानस्पतिक विकास हो गया,
संपूर्ण उत्पादकता हो गई, इन सबको नाइट्रोजन प्रभावित करती है। और यदि नाइट्रोजन की कमी होगी तो पौधे में पीलापन आएगा, उसकी वृद्धि कम हो जाएगी, ठीक है, और कई प्रकार की एक्टिविटीज जो है स्लो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी नाइट्रोजन की कमी से, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं, इसलिए इनको ज्यादा इंक्लूड नहीं किया है, सीधा सीधा हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। और फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई जो है भाई मान लो मुख्य रूप से यही पूछ लिया जाए कि सिर्फ नाइट्रोजन के जो है यूज ही बताने हैं, इसके फंक्शन ही बताने हैं, तो आपको फिर अच्छे से डिटेल से लिख के आना है, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो रोल की बात करें, रोल वही इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं लीफ एंड स्टेम ग्रोथ के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, इनके निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है और प्रोटीन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। तो ये सभी चीजों के लिए, चाहे वो आपके वानस्पतिक वृद्धि हो, पत्तियां हो, फूल हो, फल हो, सभी की वृद्धि के लिए क्या जरूरी होता है, नाइट्रोजन जरूरी होता है। प्रोटीन और एंजाइम उत्पादन, ठीक है, प्रोटीन एंड एंजाइम उत्पादन की बात करें तो एमिनो एसिड का घटक होते हैं, ठीक है। अभी कहा था मैंने कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी हुई है, प्रोटीन बनी हुई है एमिनो एसिड से, और एमिनो एसिड्स में क्या पाया जाता है, एमीन, और एमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। एमीन का सूत्र क्या होता है, NH2 माइनस वो NH2, ये जुड़ा हुआ है, ये एमीन है आपका, और एमीन है तो इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन जहां होता है वहां पर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को सिर्फ नाइट्रोजन ही पूरा कर सकता है, तो प्रोटीन और एमिनो एसिड में भी नाइट्रोजन का रोल होता है। फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन में, तो इनमें भी नाइट्रोजन फूल और बीज उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे उपज भी बढ़ती है। यूरिया मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यूरिया कैसे बनता है, तो उसकी बात सबसे पहले करते हैं कि यूरिया सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला नाइट्रोजन उर्वरक है, पहली बात तो, ठीक है, काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है, जो अमोनिया और आपके कार्बन डाइऑक्साइड की रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से तैयार होता है। इस प्रक्रिया को यहाँ पर ध्यान देना है, हेबर-बोस प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। पूछा भी जा सकता है कि नाइट्रोजन कौन सी प्रोसेस द्वारा, यूरिया कौन सी प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, तो हेबर-बोस जो प्रक्रिया है उसके द्वारा बनाया जाता है, और यह पहली प्रक्रिया थी जिसके द्वारा लैब में पहली बार कोई कार्बनिक पदार्थ बनाया गया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। इसमें आपको उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है, ठीक है, उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है, और हम ये कहते हैं यदि इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, यदि ताप कम रह जाए, दाब ज्यादा हो जाए, या दाब कम रह जाए, ताप ज्यादा हो जाए, ये जो अनियंत्रितता है, इसकी वजह से यूरिया के साथ में कभी कभी क्या बन जाता है, बाइयूरेट बन जाता है, ठीक है। सुना होगा आपने कि जो FCO है आपका फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है, उसके हिसाब से 1.5% से क्या कम होना चाहिए, आपका बाइयूरेट होना चाहिए, तो ये फसलों के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये नहीं बनना चाहिए। और ये बनता कब है, जब इसमें परिवर्तन आ जाता है, ताप में और दाब में, तो ये ध्यान रखना। बाकी सिंपल प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, वो आपका अमोनिया है, और अमोनिया का संश्लेषण पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो है रिएक्शन करवा के किया जाता है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड से इसका जो है रिएक्शन करवाते हैं और विघटित होकर यूरिया बनाता है, ठीक है। इसके बाद में इसको क्रिस्टलाइज करते हैं, पहले यह क्या होता है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको आपको क्या करना होता है, क्रिस्टलाइज करना होता है, यानी कि दाने बनाने होते हैं इसके, ठीक है। तो वो दाने बनाए जाते हैं और एक जो है छोटे छोटे दानों के रूप में इसको सेफ दे दी जाती है, ठीक है। ये आपके नाइट्रोजन की प्रोसेस है यूरिया बनाने वाली। इसके बाद में आ जाता है नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आपका जो पेपर है उसमें चाहे डेफिनेशंस के रूप में, चाहे आपके 5वें क्वेश्चन के रूप में, 6ठे में, 7वें में, कहीं पे भी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी आ सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी की बात करें तो नाइट्रोजन यूज दक्षता आपके पौधों की उच्च क्षमता को दर्शाता है, जिससे कि वे प्राप्त नाइट्रोजन का, चाहे वो मृदा में हो, चाहे वो उर्वरक के रूप में प्राप्त हो रही हो, चाहे वो मेन्योर के द्वारा प्राप्त हो, उपयोग करके वृद्धि, उपज और संपूर्ण उत्पादकता बढ़ाते हैं। उच्च NU का मतलब है कि पौधे नाइट्रोजन को अधिक कुशलता से अवशोषित करते हैं और उसका उपयोग कर पाते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन उपयोग का अधिकतम लाभ मिल सकता है। तो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन किसके द्वारा प्राप्त किए जाए, प्लांट्स के द्वारा प्राप्त किया जाए, उसका वेस्टेज कम हो, वो वेस्ट कम हो, ठीक है। ये चीज किसको बताती है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को, ठीक है। इसमें सुधार के
करके हम क्या कर सकते हैं, टिकाऊ कृषि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। साथ ही नाइट्रोजन संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं को भी कम किया जा सकता है। देखो दो चीजें जहां पर भी ऐड करोगे, दो चीजें ऐड करोगे, एक तो पर्यावरण को, एक आपका दूसरा, एक तो पर्यावरण को और दूसरा टिकाऊ खेती को। इन दोनों को आप ऐड करके ही आओगे, ठीक है। चाहे मेन्योर के रूप में करके आओ, चाहे आप जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में करके आओ, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के रूप में करके आओ, सॉइल फर्टिलिटी के रूप में करके आओ, ठीक है। कहीं पे भी इनको ऐड करो, लेकिन इनको ऐड करके आओ और ज्यादा से ज्यादा ऐड करो, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीजें काफी ट्रेंडिंग चीजें हैं, ये देखी जाती है, ठीक है। आजकल ये पढ़ी जाती है कि ये चीजें भी इन्होंने ऐड की है या नहीं की है, ठीक है। तो इन दोनों का आप जरूर ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाता है की कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, ठीक है। क्या कर सकते हैं बढ़ाने के लिए? तो जैसा कि आपने गाँवों में नॉर्मली किसान के पास देखा होगा कि किसान एक साथ नाइट्रोजन यूज नहीं करता है, वो स्प्लिट्स में करता है, यानी कि जो है लगभग आधा स्टार्टिंग में दे देंगे जब हम सोविंग करेंगे उस टाइम पे, और जो बच गया आधा उसको आधा आधा करके पहले पानी के साथ और दूसरे पानी के साथ, या मान लो जो निराई गुड़ाई करते हैं उसके साथ, ठीक है, इसमें देते रहते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? ये नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ही करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनका यूज करके हम नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखोगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम पौधों द्वारा मृदा और उर्वरकों से नाइट्रोजन को अवशोषित करने की क्षमता को संदर्भित करता है, जितना अधिक कुशलता से नाइट्रोजन अवशोषित किया जाता है उतनी ही उच्च एनयूई होती है, ठीक है। जितना अधिक पौधे प्राप्त करेंगे, इसका मतलब जो आपके एनयूई है वो बढ़ गई है। उपयोग दक्षता की बात करें, नाइट्रोजन रिकवरी इफिशियंसी, ये कुछ उससे संबंधित फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, ठीक है। एक तो सॉइल पार्टिकल्स प्रभावित करते हैं। यदि आपके सॉइल सैंडी टेक्सचर की होगी, मोटे दानों वाली होगी, तो उसमें वेस्टेज थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि पानी जल्दी से क्या हो जाता है, पानी नाइट्रोजन को घोल के नीचे चला जाता है और पत्तों को प्राप्ति नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरी तरफ जब कले होता है तो कले के ऊपर क्या होता है, कले के ऊपर आपके माइनस चार्ज होता है, तो अमोनिया जैसे जो नाइट्रोजनी पदार्थ है वो तो सीधे आकर इस पर चिपक जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी जब हम कले की इनकी बात करते हैं तो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, और ये आपके नाइट्रेट फॉर्म को भी जो है सॉल्यूशन के रूप में होल्ड रख पाते हैं, जिससे प्लांट को ज्यादा प्राप्त होती है। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो बलुआ और अच्छी जल निकास वाली मृदाएं हैं, जिनमें पोषक तत्वों को बनाए रखने की क्षमता अच्छी होती है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन अवशोषण को बढ़ाकर उच्च एनयूएल का समर्थन करती है, ठीक है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जो आपकी सिर्फ सैंडी सॉइल होती है उसमें तो नाइट्रोजन का लॉस ही होता है, ठीक है, और जो आपकी क्ले सॉइल है उसमें अधिक टाइम तक होल्ड रहता है, ठीक है। और लोम को हम सबसे अच्छा मानते हैं, ठीक है, लोम को क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे। उर्वरक लगाने की विधियों के आधार पर, मान लो हम उर्वरक दे कैसे रहे हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि जब स्प्रे कर देते हैं हम, ठीक, तो नाइट्रोजन सही ढंग से प्राप्त होता है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि यदि हम फर्टिगेशन करते हैं, पानी के साथ नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं, तब उसकी अच्छा यूज होता है। छिड़काव में थोड़ा कम यूज होता है, ठीक है, छिड़काव में वेस्ट ज्यादा बढ़ता है। तो कौन से मेथड से काम में ले रहे हैं, ये भी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ठीक है। तो समय, विधि और प्रकार, सभी तीनों चीजें ही कब दे रहे हैं, कौन सी विधि से दे रहे हैं और कौन से प्रकार का न्यूट्रिएंट यूज कर रहे हैं, इसके आधार पर भी जो है न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी घटती और बढ़ती है। नाइट्रोजन हानि को कम करते हैं, नाइट्रोजन अवशोषण दक्षता में सुधार करते हैं, ठीक है। और ये किसका काम होता है, जब हम विभाजित करते हैं, ठीक है, विभाजित का मतलब वो स्प्लेट्स हो गए, यानी कि एक साथ न देकर हम बार बार जो है जो यूरिया या मान लो कोई और नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो बार बार उसको यूज कर रहे हैं। तो इस हिसाब से क्रॉप और जो आपके जेनेटिक्स है उस पे भी डिपेंड करता है। कुछ क्रॉप्स होती है जो अच्छे से नाइट्रोजन को यूज कर पाती है, उनका जड़ सिस्टम जो होता है वो ऐसा ही होता है कि सही ढंग से नाइट्रोजन का यूज कर पाती है, ठीक है। जबकि कुछ आपकी जो रूट्स है, ठीक है, प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो इस टाइप की होती है कि उनमें न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी कम होती है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखोगे। एनवायरमेंट कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। मान लो बहुत ज्यादा बरसात हो जाए तो पानी क्या हो जाएगा, लीच आउट हो जाएगा, पानी के साथ न्यूट्रिएंट भी लीच आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें देखी जाती है।
अब बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ इम्प्रूविंग एनयूई। जब हम एनयूई में सुधार कर लेंगे, ठीक है, तो इससे हमारा क्या फायदा होगा? तो सीधी सी बात है, एक तो पर्यावरण स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, अधिकतर किसान तो पानी जो है, किसान तो यूरिया या जो भी फर्टिलाइजर देना होता है वो दे देता है, लेकिन उसके बाद में बारिश होती है या किसी भी वजह से जो है पानी मान लो बहकर जाता है, तो उसके साथ में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी घुलकर किसी भी पौंड में या मान लो नदियों में इनमें चले जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके जो जल में रहने वाले जो जीव हैं उनके लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो पहली बात तो पर्यावरण के लिए ये क्या होता है, जरूरी होता है। दूसरा हम बात करते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी। जब हम ज्यादा यूज करेंगे और सही ढंग से उपयोग नहीं होगा तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, किसान को ज्यादा खरीद के लाना पड़ेगा और ज्यादा लेके आएगा तो पैसे ज्यादा लगेंगे, इसलिए इफिशियंसी जो आपकी इकोनॉमिक है वो इफिशियंसी भी दिखाई देती है। इसके बाद में आ जाता है फसल उत्पादन में सुधार। जब हम सही ढंग से यूज कर पाते हैं चीजों को, बार बार हम जो फर्टिलाइजर्स है उनको थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, तो सही ढंग से यूज होगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आ जाता है सातवां, और सातवें को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो सातवें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखनी है कि सातवें क्वेश्चन में, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होता है 2 से 2.5 पेज का, आपको लिख के आना होता है, ठीक है। तो इसमें जितने सुंदर ढंग से आप पॉइंट बनाते हो, ठीक है, जितनी अच्छी आप डेफिनेशन या मान लो जो पॉइंट्स है उनको बनाते हो, तो पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं, उसके बाद में हम नीचे लिखते हैं, तो थोड़ा एक तो एग्जामिनर को सही लगता है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको कम लिखना पड़ता है। जब हम शॉर्ट में चीजें समझाते हैं तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा ज्यादा, तो आप फास्ट काम कर पाते हो, पेपर को टाइम पे कर पाते हो, ठीक है। ये सातवां क्वेश्चन ये होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेपर में थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, धीरे होता है, और लास्ट में एक आधा क्वेश्चन छूट जाता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आपका टाइम पे पेपर हो, इसके लिए जरूरी है कि आप सही ढंग से लिखें, ठीक है, क्योंकि टाइम तो सबको उतना ही मिलने वाला है, आपको भी उतना ही मिलेगा। तो सही ढंग से आप कैसे लिख सकते हो, तो आप हेडिंग्स बना के और अच्छे से पॉइंट वाइज लिख के आओगे तो आपको कम लिखना पड़ेगा और ज्यादा जल्दी लिख पाओगे। तो ये चीज आप विशेष रूप से सातवीं क्वेश्चन में फॉलो कर सकते हो। पहला जो आपका सातवां क्वेश्चन है उसकी बात करें तो सोइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन एंड मेथड्स, ठीक है। पहले हमने बात की थी कि सोइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन क्या है, उसके बायोलॉजिकल जो माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड है उनके बारे में बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ओवरऑल जितने भी मेथड है, माइक्रोब्स की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल जितने भी मेथड है जिनके द्वारा हम इवोल्यूशन को चेक करते हैं, उन मेथड्स के बारे में हमें बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये होता क्या है, इवोल्यूशन होता क्या है उसकी बात करते हैं। तो मृदा उर्वरता का विकास उन प्राकृतिक संबंधित प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो कि मृदा की पौधों में वृद्धि को समर्थन देने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके पोषक तत्व की स्थिति और जैविक गतिविधि में सुधार करते हैं। समय के साथ मृदा जलवायु जैविक व मानवीय कारकों के कारण विकसित हुई है, ठीक है, जो या तो मृदा की उर्वरता को घटाती है या उससे बढ़ाती है, ठीक है। भाई जो मानवीय कारक है, चाहे वो जलवायु हो, चाहे हमारे द्वारा दिए गए न्यूट्रिएंट्स हो, वो क्या करते हैं, या तो कंटिन्यू हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो जो फर्टिलिटी है वो कम देखने को मिलती है, और मान लो हम सही ढंग से यूज करते हैं तो फर्टिलिटी बढ़ती हुई नजर आती है। तो इस प्रकार से है। अब इसका हम पता लगाने के लिए जो है आपके किसका यूज करते हैं, भाई कितनी फर्टिलिटी है, इस चीज को पता लगाने के लिए सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन के मेथड्स यूज करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा सोइल टेस्ट, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, यदि हम सोइल को टेस्ट कर लेते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा हम सोइल हेल्थ कार्ड बनवाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पर सोइल को टेस्ट किया जाता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, किसकी कमी है, ठीक है, कौन क्रिटिकल है यानी कि इसकी कमी हो सकती है। तो वो कब पता चलता है, जब हम लैब में उसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सोइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन का पता लगाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड तो यही है कि टेस्ट करवा लो। और टेस्ट के लिए हम क्या लेते हैं, सोइल सैंपलिंग लेते हैं, ठीक है, सोइल सैंपलिंग लेते हैं। और सैंपलिंग में कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि जो मेड होती है उसके पास में से आपको सैंपलिंग नहीं लेनी है, रेंडमली सैंपलिंग लेनी है 5-7 जगह से 1 बीघे में, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं पेड़ के नीचे से, जहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, नॉर्मल सी बात है, तो वहां से पौधे के नीचे से कभी भी आपको क्या नहीं लेनी है, जो है सैंपलिंग नहीं लेनी है। यदि आपके खेत में ढाल है और जो ढाल वाली जगह है वहां पर ऑब्वियस बात है कि पानी इकट्ठा होगा और पानी के साथ ऑर्गेनिक मैटर भी जो बहकर आएगा, न्यूट्रिएंट बहकर आएंगे, तो उस पानी के आसपास वाले एरिया से आपको सैंपल नहीं लेना है। ये कुछ बेसिक बातें हैं, सैंपल लेना होता है, उसके बाद में हम उसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, एक जगह मिक्स कर लेते हैं, पत्थर वत्थर सब हटा दे देते हैं, और उसके बाद में उसको ऐसे जब तक हमें आधा किलो जो है आपका 500 ग्राम मिट्टी ना रह जाए तब तक हम उसको ऐसे जो है 4 भागों में बांटकर सामने के दोनों भाग ले लेते हैं। ऐसा करते रहते हैं और लास्ट में एक सोइल सैंपल तैयार कर लेते हैं। उसको हम लैब में भेजते हैं, लैब वाला उसकी जांच करता है, फिर आपका सोइल हेल्थ कार्ड बन के आता है या सोइल की जो रिपोर्ट है वो तैयार होके आती है, और उसमें सारी चीजें लिखी हुई रहती है, कितना ऑर्गेनिक मैटर है, कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई रहती है। यहाँ पर बात करते हैं कि मृदा परीक्षण उर्वरता मूल्यांकन के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि यही है, ठीक है। पहली बात तो जब भी हम मिट्टी का इवैल्यूएशन करते हैं सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं, पूछा भी जा सकता है कि कौन से मेथड का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो जो सॉइल टेस्टिंग है उसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। दूसरी बात, इसमें खेत के विभिन्न स्थानों पर मृदा के नमूने एकत्रित किए जाते हैं, नमूनों का मतलब वही सैंपलिंग की जाती है, सैंपल लिए जाते हैं और उनका हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला में फिर विश्लेषण करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्रोसेस क्या है, तो मृदा के नमूने विभिन्न गहराइयों और स्थानों से एकत्रित करते हैं अलग अलग जगह से, और नमूनों का परीक्षण जैसे कि क्या क्या चीजें ऐड करते हैं, एक तो पीएच देख लेते हैं, मृदा का पीएच क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से जो है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से जैसे कि एनपीके, तीनों को देख लेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिंक को देख लेंगे, आयरन को देख लेंगे, कॉपर का पता लगा लेंगे, और एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे हम, कार्बनिक पदार्थ, ये भी देखा जाता है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ कितना है, बेसिकली हम ये कहते हैं कि राजस्थान की जो मिट्टी होती है उसमें तो हमेशा ही कार्बनिक पदार्थ की कमी ही पाई जाती है, ठीक है। क्यों कमी होती है, तो हम ये कहते हैं एक तो बारिश कम होती है, ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर क्या होता है, जो मान लो जो घास फूस उगती है, पेड़ पौधे उगते हैं, उनको भी मवेशी खा जाते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर बचता नहीं है। और फिर भी मान लो खेत में रहता है तो जो गर्मियां है उस टाइम पे चलती है बहुत तेज आंधियां, और आंधियां क्या करती है, जो छोटे कण है उनको सबसे पहले उड़ाकर लेकर जाती है, और छोटे कणों में ऑर्गेनिक मैटर भी शामिल होते हैं, क्ले भी शामिल होते हैं, और उनको उड़ाकर कहीं दूसरी जगह ले जाती है। तो राजस्थान की मिट्टियों में ऑर्गेनिक मैटर की हमेशा से ही कमी होती है, ठीक है। तभी तो हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें क्या डालना चाहिए, खाद डालना चाहिए, ठीक है। मृदा संरचना कौन सी है, जैसे रेत है, यानी कि जो सैंड है वो है, या चिकनी मिट्टी है, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि लोम है, ठीक है, लोमी मिट्टी है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ये सारी जांच की जाती है। पूछा भी जा सकता है कि सोइल टेस्टिंग में कौन कौन से जो चीजें हैं उनकी जांच होती है, तो एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक पीएच, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, और मृदा संरचना कौन सी है ये देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, परीक्षण परिणाम यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि मृदा में किस आवश्यक पोषक तत्व की कमी होती है और कौन से को उचित ढंग से हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। पता कैसे चलेगा, जिसकी कमी होगी वो दिख जाएगा, ठीक है, और जिसकी कमी होगी वो आपको डालना पड़ेगा आगे चल के, सही उत्पादन लेना है। तो लाभ की बात करें तो सभी पोषक तत्वों का हमें पता चल जाता है। दूसरी बात, उर्वरकों के प्रकार और मात्रा का निर्धारण भी हो जाता है, ठीक है, कितना देना है, कौन सा देना है, ये भी पता चल जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करें, उर्वरकों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है, ठीक है। जब हमें ये पता चल जाता है कि कौन से नाइट्रोजन, कौन से फर्टिलाइजर की कमी है, ठीक है, तो हम वही फर्टिलाइजर डालते हैं, बिना फालतू क्यों डाले। मान लो कमी फास्फोरस की है, हम यूरिया डाल रहे हैं, तो वो बैलेंस बैठता नहीं है। तो जब हम सॉइल टेस्ट करवा लेते हैं उसके बाद में हमें ये पता चल जाता है कि कौन से पोषक तत्व की कमी है, तो वो ही पोषक तत्व हम फर्टिलाइजर के रूप में देते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरा आ जाता है प्लांट्स के द्वारा पता लगा लेना, ठीक है। अब ये कैसे लगाएंगे, तो जो प्लांट है उसका एनालिसिस करेंगे, जो उसे खेत में उगा प्लांट है, तो उस प्लांट में मान लो मिट्टी में पोषक तत्व की कमी है, तो वो पोषक तत्व की कमी प्लांट्स में भी रहेगी, ठीक है। तो प्लांट्स में के द्वारा भी हम जो प्लांट एनालिसिस है उसके द्वारा भी पता लगाते हैं। तो दूसरा मेथड हो जाता है प्लांट टिश्यू
एनालिसिस। कोई सा भी एक टिश्यू ले लेते हैं, पत्ती ले लिया, स्टेम ले लिया, या ऊपर वाला जो पॉइंट है वो ले लिया, ठीक है। उनको लेकर हम क्या कर लेते हैं, ऊतकों का विश्लेषण करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की स्थिति को समझने में सहायता मिलती है। यदि पौधों में किसी पोषक तत्व की कमी या वृद्धि में समस्या दिख रही है तो उर्वरक विश्लेषण पहचानने में मदद कर सकते हैं, और कौन से पोषक तत्व की कमी है ये प्रक्रिया भी हमें पता चल जाती है। प्रोसेस क्या है, तो आमतौर पर जो पौधा होता है, नमूने के तौर पर हम पत्ती एक विशेष वृद्धि चरण में एकत्रित की जाती है, ठीक है। उसके बाद में एकत्रित नमूने को हम पोषक तत्व की मात्रा के लिए प्रयोगशाला भेजेंगे। प्रयोगशाला में उसका क्या होगा, जो है हम कहते हैं एनालिसिस होगा, और एनालिसिस के बाद में पता चल जाएगा कि कौन से पोषक तत्व की कमी या अधिकता है। तो लाभ क्या है, लाभ वही सारे आपके वही लाभ रहने वाले हैं कि हमें क्या एक स्टेटस पता चलेगा मिट्टी का कि किसकी कमी है, किसकी अधिकता है, ठीक है। कितना देना है, कैसे देना है, कौन सा न्यूट्रिएंट देना है, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है। तो वही लाभ है जो यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। इसके बाद में आ जाता है जो कि हम पहले ही पढ़ के आए हैं, बायोसी मेथड्स, यानी कि बायोलॉजिकल मेथड, जो जैविक चीजें हैं उनका यूज करना, जो माइक्रोब्स हैं उनका यूज करना। तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। प्लांट्स और माइक्रोब्स का यूज करके भी हम क्या कर लेते हैं, पोषक तत्वों का पता लगा लेते हैं, ठीक है। पहले हम माइक्रोब्स के लिए कह रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि प्लांट्स के लिए, क्योंकि कुछ सूचक प्लांट भी होते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, कुछ जो है आपके प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो कि किसी विशेष पोषक तत्व की कमी को दर्शाने का काम करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि जो मक्का होता है उसमें यदि जिंक की कमी हो जाए मिट्टी में तो सफेद कली का रोग हो जाता है। इसका मतलब यदि हमने किसी खेत में मक्का उगाया और उसमें सफेद कली का रोग दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस मिट्टी में जिंक की कमी है, ठीक है। तो ऐसे सूचक पौधे भी होते हैं जिनको उगाकर भी हम पता लगा लेते हैं, और जो माइक्रोब्स होते हैं उनको उगाकर भी हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो ये सारे मेथड आपको याद रखने हैं, ये आपके सभी इवोल्यूशन के ही मेथड है, ठीक है। क्या है, मृदा के जो इवोल्यूशन है उसी के मेथड है। इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं सॉइल फर्टिलिटी इंडेक्स द्वारा, ठीक है। ये भी एक मेथड ही होता है, वही भाई कितनी फर्टिलिटी है उसके आधार पर 3 भागों में बांट लेते हैं हम मिट्टी को, कि एक ऐसी मिट्टी है जो कि बिल्कुल अच्छी है, क्या है, बिल्कुल बेस्ट है, अच्छी है, तो उसकी फर्टिलिटी हाई है, ठीक है। एक मीडियम होती है, एक लो होती है, तो उसके हिसाब से लो में हमें न्यूट्रिएंट ज्यादा देने होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा डालना होता है, हाई में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस प्रकार से 3 भागों में इसको बांट लेते हैं। इसके बाद में आता है न्यूट्रिएंट बैलेंस मेथड, ठीक है। यहाँ पर भी वही कौन सा न्यूट्रिएंट कितना है इसका एक बैलेंस बना लेते हैं, एक जो है हम सारणी बना लेते हैं, उसके आधार पर देख लेते हैं। अब हम चलते हैं नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं, ठीक है। और साथ में जो आपके नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के सिम्टम है वो भी आपको इसमें बताने हैं, दोनों चीजें, एक तो टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन है और दूसरा डिफिशियंसी है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि नाइट्रोजन को जब मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था उस टाइम पे भी हमने चर्चा की थी, ठीक है। 3 भागों में हम 4 भागों में बांट लेते हैं। एक हम कहते हैं कि नाइट्रेट वाले, जो नाइट्रेट में नाइट्रोजन अवेलेबल करवाते हैं। दूसरा अमोनिकल, जो कि अमोनिया फॉर्म में अवेलेबल करवाते हैं। तीसरा हो जाता है नाइट्रेट अमोनिकल, यानी कि दोनों वाले, बोथ हो गया। और चौथा हो गया आपका एमाइड वाला। क्या हो गया, एमाइड वाला। तो एमाइड वाले में एक आपको एग्जाम्पल जो विशेष है वो यूरिया ध्यान रखना है, बाकी आप इसमें ना भी ध्यान रखो कोई दिक्कत नहीं है। इनमें आप दो चार एग्जाम्पल ध्यान रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीधा सीधा हम नाम से ही समझ सकते हैं। नाइट्रेट वाले कौन से हैं, जो कि नाइट्रेट फॉर्म में अवेलेबल करवा रहे हैं। अमोनिकल कौन से हैं, जो कि अमोनिया के फॉर्म में अवेलेबल करवा रहे हैं। और दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल करवाने वाले कौन से हो गए, आपके नाइट्रेट अमोनिकल फर्टिलाइजर हो गए, ठीक है। इसके बाद में आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा वही बातें जो मैंने बताई है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, यहाँ पर देखो नाइट्रेट फॉर्म में है, इसका मतलब नाइट्रेट वाला हो गया। यहाँ पर भी सोडियम नाइट्रेट है, इसका मतलब नाइट्रेट वाला हो गया। दूसरा आ गया अमोनिकल, अमोनियम फॉर्म में NH4+ की फॉर्म में अवेलेबल करवाते हैं। और ये क्या करते हैं, आपके मुख्य रूप से एसिडिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। इनका नेचर क्या है कि ये धीरे धीरे मिट्टी में जब हम ज्यादा यूज करते हैं तो इनकी वजह से अम्लीयता बढ़ती है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रिफिकेशन के माध्यम से की जाती है, क्योंकि जो NH4 है वो सीधा
प्लांट प्राप्त नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो आपका राइस है, ठीक है, राइस है या जो पोटैटो है वो तो प्राप्त कर लेते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अमोनिया में, लेकिन और जो प्लांट है, अदर प्लांट है, वो इसको इस फॉर्म में अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं, यानी कि नहीं ले पाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो इनके लिए फिर माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, किसमें, नाइट्रेट फॉर्म में। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। दो इसके एग्जाम्पल है, एक अमोनियम सल्फेट और दूसरा है अमोनियम क्लोराइड। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाइट्रेट, अमोनिकल, नाइट्रोजन, यानी कि दोनों वाले कौन कौन से, एक तो नाइट्रेट फॉर्म में भी होगा, एक अमोनिकल फॉर्म में भी होगा, ठीक है। अब इन दोनों के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अमोनियम नाइट्रेट और केन यानी कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसके लिए तो ये कहा जाता है कि ये जो आपका नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर है इसको हम उदासीन बोलते हैं, ठीक है, उदासीन फर्टिलाइजर। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ना तो एसिडिटी बढ़ाता है और ना ही जो एल्केलिनिटी है वो बढ़ाता है, ठीक है। तो इसका जो नेचर है वो कैसा है आपका, ये आपका हम कहते हैं उदासीन होता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको किसान खाद भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, किसान खाद भी बोलते हैं। दोनों चीजों में ही नाइट्रोजन अवेलेबल करवा रहा है और कैल्शियम भी साथ में मिल रहा है, ठीक है। तो जिन फसलों को कैल्शियम की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए ये अच्छा माना जाता है। इसके बाद में इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच जाता है और वो है आपका एमाइड नाइट्रोजन, ठीक है, यानी कि ऐसे फर्टिलाइजर जो कि एमाइड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से आपके कौन सा कवर करता है, इसको यूरिया कवर करता है, ठीक है। और यूरिया के बारे में तो आप और अधिक बेसिक बातें जान लो तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। एक तो यूरिया है और साथ में अमोनियम जो आपका फॉर्मेट है वो है, ठीक है। यूरिया के बारे में पूछा जाता है, जो सवाल मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, आपके न्यू टाइप में आ सकते हैं या उससे रिलेटेड और भी जो है आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। यदि सूत्र की बात करें तो NH4 वो NH2CO NH2 ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है, एकमात्र कार्बनिक फर्टिलाइजर है, ठीक है। क्या है, एकमात्र कार्बनिक उर्वरक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एमाइड वाला है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इसके साथ में जो है बाई यूरेट बन जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, बाई यूरेट, ये बन जाता है, ये प्लांट्स के लिए हानिकारक होता है। हम ये कहते हैं यदि आप छिड़काव विधि से बाई वो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हो तो 1.5 यानी कि 1.5 से कम होना चाहिए परसेंटेज में बाई यूरेट, और यदि आप स्प्रे कर रहे हो तो 0.5 से कम होना चाहिए, ठीक है। क्या कर रहे हो, जब आप स्प्रे कर रहे हो तो 0.5 से भी कम होना चाहिए, घोल में और भी कम होना चाहिए। और यदि हम मान लो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, छिड़काव कर रहे हैं, तब 1.5 तक हो सकता है, लेकिन इससे भी कम होना चाहिए। बाई यूरेट क्या है, सिंपल सी बात है, यह हानिकारक पदार्थ है जो कि प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा आप यूरिया में और क्या बातें ध्यान रखोगे, ठीक है, कार्बनिक का पता है, इस उत्तर का आपको पता चली गया, एमाइड वाला है एकमात्र जो है, और जो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर में काफी यूज किया जाता है, ठीक है, उपयोगिता की भी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये चीजें आप बेसिक चीजें यूरिया के बारे में ध्यान रखोगे, पूछी जाती है, इसलिए आपको यहाँ पर बता दी गई है। डिफिशियंसी की बात करें तो जो काम नाइट्रोजन कर रहा है, जैसे हम कह रहे थे प्रोटीन के निर्माण में भाग ले रहा है, क्लोरोफिल के निर्माण में भाग ले रहा है, ठीक है, इसके अलावा आपके जो डीएनए है, आरएनए है, इनके निर्माण में, एंजाइम्स के निर्माण में, ठीक है, इनमें भाग लेता है। तो जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो इनकी भी कमी होगी, स्वाभाविक सी बात है, और इनकी कमी के कारण जो सिम्टम्स है वो नजर आएंगे। जैसे मान लो क्लोरोफिल नहीं बन रहा है तो क्लोरोफिल की कमी से क्या होगा, येलोनेस दिखाई देगी प्लांट में, तो पीला जो पौधा होता है वो नाइट्रोजन की कमी से देखने को मिलता है। तो ये बातें आप ध्यान रखोगे। नाइट्रोजन की कमी में पहला चीज तो है येलोविंग ऑफ लीव्स, लीव्स कैसी हो जाती है, येलो हो जाती है। दूसरी, ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि प्रोटीन नहीं बन रही है, ठीक है, कोशिकाएं छोटी रह जाती हैं। रिड्यूस यील्ड, यील्ड कम होगी, स्वाभाविक सी बात है। टाइप्स ऑफ फास्फोरस की बात हम कर लेते हैं। नाइट्रोजन में आप और भी लिख के आ सकते हो बहुत सारी चीजें, ठीक है, जो मैंने बताई है आपको, डीएनए का निर्माण नहीं होगा, ठीक है, इसकी कमी हो जाएगी, ओस्मो रेगुलेशन में भी जो है दिक्कत आती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो नाइट्रोजन से प्रभावित होती है। क्लोरोफिल भी आप बता के आ सकते हो कि क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें बेसिक बातें आप लिख सकते हो जो कि आप 12th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, इसलिए इनको ज्यादा नहीं बताया जा रहा है।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फास्फोरस फर्टिलाइजर एंड एसएसपी फॉर्मेशन। ठीक है, पहले तो बात करते हैं फास्फोरस के जो अलग अलग फर्टिलाइजर हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम जो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स हैं उनको 4 भागों में बांटते हैं, फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, और इनका आधार क्या होता है, तो इनका आधार होता है इनकी सोल्यूबिलिटी। ठीक है, किसमें घुल रहे हैं उसके आधार पर। ठीक है, तो पहला होता है कि जो आपके मुख्य रूप से देखे जाते हैं। ठीक है, पहला हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल, यानी कि पानी में घुलने वाली। दूसरा होता है सिट्रिक एसिड सोल्यूबल। ठीक है, और तीसरा होता है कि ना ही तो ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं और ना ही सिट्रिक एसिड में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपका रॉक फॉस्फेट इसका एग्जांपल होता है। तो इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे, इनके एग्जांपल्स भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे भी जाते हैं, तो इनको आप ध्यान रखोगे। सबसे पहले बात करते हैं जो आपके वाटर सोल्यूबल है उनकी बात करते हैं। तो मोनो कैल्शियम फॉस्फेट MCPB यही होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं एक अत्यधिक घुलनशील फॉस्फेट उर्वरक है। ठीक है, पानी में क्या होगा, जल्दी से घुलनशील हो जाएगा, घुल जाएगा, जो पौधों द्वारा जल्दी अवशोषित होते हैं। यह हाइड्रोपोनिक्स और फर्टिगेशन, ध्यान देना है यहाँ पर फर्टिगेशन है, इसका मतलब फर्टिलाइजर के साथ, और हाइड्रो वो आपने पानी के साथ फर्टिलाइजर, दोनों चीजें हो गई फर्टिगेशन में। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो इसमें हम मिट्टी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं, मिट्टी यूज नहीं करते हैं, पानी में जितने भी न्यूट्रिएंट है वो घोल देते हैं और उनमें ही प्लांट लगाते हैं। ठीक है, वो होता है हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली में। हम क्या करते हैं, सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है जहां पौधों को तत्काल फास्फोरस की आवश्यकता होती है। यह विशेष रूप से उन फसलों में उपयोग होते हैं जो प्रारंभिक विकास चरण में होती है, जैसे कि जड़ों की स्थापना और अंकुरण के टाइम पे इनका ज्यादा यूज किया जाता है। और नॉर्मली आप देखो फास्फोरस वाले जो फर्टिलाइजर्स है इनको हम कब दे देते हैं, जब स्टार्टिंग हम सोविंग करते हैं उसी टाइम पे दे देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उदाहरण की बात करें तो मोनो अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसको हम DAP कहते हैं, काफी पॉपुलर है और खूब यूज किया जाता है फॉस्फेट वाले फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका सिट्रिक एसिड सोल्यूबल, जिसको हम बोलते हैं डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, सिट्रिक एसिड सोल्यूबल में पहले बात करें हम तो ये क्या होंगे, सिट्रिक एसिड में सोल्यूबल होंगे। ठीक है, जल में कम घुलनशील होते हैं, लेकिन जो साइट्रिक एसिड है उसमें अच्छे से घुल जाते हैं। ये विशेष रूप से उन मृदाओं में उपयोगी होते हैं जिनमें कैल्शियम की क्या होती है, अधिकता होती है। ठीक है, सारी परिस्थितियां होती है जहां फास्फोरस उपलब्ध नहीं होता है, ये धीरे धीरे फास्फोरस को छोड़ता है, जिससे कि समय के साथ पौधों को अवेलेबल होता रहता है। ठीक है, तो कहाँ देते हैं, जहां पर कैल्शियम की अधिकता और हम कहते हैं कि एल्कलाइन सॉइल होती है, वहां पर इसको ज्यादा यूज किया जाता है। सिंगल सुपरफॉस्फेट इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, और दूसरा आ गया आपका सुपर फॉस्फेट। ठीक है, दोनों का यूज किया जाता है, लेकिन SSP का ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आगे हम चलते हैं वाटर सिट्रिक एसिड इनसोल्यूबल ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, यानी कि ये दोनों में ही इनसोल्यूबल होते हैं, ध्यान देना है यहाँ पर, सिट्रिक एसिड में भी वाटर में भी, दोनों में ही क्या है, इनसोल्यूबल है। और साथ में इनको हम TCP भी बोलते हैं, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, यदि हम इनमें कुछ बेसिक बातें देखें तो सिंपल सी बात है, ये क्या नहीं होंगे, आसानी से घुलनशील नहीं होंगे, सबसे कम घुलनशील होते हैं। यह पौधों के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन धीमी गति से रिलीज होने वाले स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये धीरे धीरे पौधों को प्राप्त होते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल आपको रॉक फॉस्फेट ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है, नेचुरली प्राप्त किया जाता है, मुख्य रूप से चट्टानें ही होती है जिनको प्राप्त करके क्या कर लेते हैं, जो आपका फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर है उनके रूप में यूज कर लिया जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब बात करते हैं SSP मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस। तो आपका जो फॉस्फेट रॉक फॉस्फेट होता है उससे SSP बनाया जाता है। सबसे पहले SSP उत्पादन में मुख्य रूप से कच्चा माल रॉक फॉस्फेट होता है, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और ये मिलकर आपका रॉक फॉस्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है आपका सबसे पहले इस प्रक्रिया से मोनो कैल्शियम फॉस्फेट प्राप्त होता है। ठीक है, फिर उसको कैल्शियम सल्फेट जिप्सम बनाते हैं। ठीक है, मोनो कैल्शियम सल्फेट को हम क्या बना लेते हैं, ये दोनों प्राप्त होते हैं, पहले आपके मोनो कैल्शियम फॉस्फेट भी और साथ में जिप्सम भी। अब इसका आगे क्या करेंगे, ग्रेनुलेशन, यानी कि जो क्योंकि अलग अलग फॉर्म में होगा तो कैसे
आसानी से पौधों को अवेलेबल हो, किसानों के पास कैसे पहुंचाए, इसके लिए उसको पहले ग्रेन्स में बदलना जरूरी होता है, दाने बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो इनको फिर दानों के रूप में बनाया जाता है, फिर इसकी ड्राइंग की जाती है, सुखाया जाता है, और फिर इसको जो है कूलिंग में या जो छानना है, ये बेसिक प्रक्रिया करके स्टोर करके किसानों के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस आपके किस में है, एसएसपी मैन्युफैक्चरिंग में है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है सोइल टेस्टिंग फॉर न्यूट्रिएंट एंड मेथड। ठीक है, हमने अभी कहा था कि हम क्या करते हैं, जब भी जो फर्टिलाइजर इवैल्यूएशन की बात आती है उसमें सोइल टेस्टिंग करते हैं, सोइल को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेथड हमने वहां भी देखा था, इसको एक बार और देख लेते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात तो इसको कभी कभी पूछ लेते हैं, एक तो माइक्रोब्स वाले को और एक सोइल टेस्टिंग को, दोनों को पूछा जाता है। तो ये बेसिक बातें इसमें कुछ और देख लेते हैं। मृदा परीक्षण एक प्रक्रिया है जो कि मृदा में पोषक तत्वों की सामग्री, उसके पीएच मान, उर्वरता की स्थिति को निर्धारित करने में मदद करती है। यह उर्वरक लगाने, मृदा के प्रबंधन के बारे में सुनिश्चित निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिससे फसल की वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके। मृदा परीक्षण पोषक तत्वों की कमी अधिकता को पहचानने में मदद करता है और मृदा स्वास्थ्य उत्पादकता के लिए उपयुक्त उर्वरक आवेदन का मार्गदर्शन करता है। यानी कि बेसिक चीज ये है, कौन सी फसल लगानी है, कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, उत्पादकता कितनी है, उत्पादकता कैसे बढ़ानी है, ये सारी चीजें हम इससे पता लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में मृदा के परीक्षण की विधियों की बात करें तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि सोइल पीएच का टेस्ट करते हैं। ठीक है, पीएच को अलग से देख लेते हैं, माइक्रोलॉजिकल जो सूक्ष्म जीव है उनका यूज करते हैं। अभी हम ये सारी चीजें देख के आए हैं, पीएच का और माइक्रो जो आपके माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स है उनका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यह विधि सूक्ष्म जीवों का मूल्यांकन करके मृदा की जैविक उर्वरता का आकलन करने में मदद करती है। इसको हमने बहुत अच्छे से आपका जो 6 वाला क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, और जो आपका पीएच वाला है इसको हमने अभी इवोल्यूशन की बात की थी वहां पर डिस्कस किया है, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में दे रखी है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये बातें हैं, ये चीजें आप वहां से यहाँ पर ऐड कर लोगे। ठीक है, इसलिए दोबारा से यहाँ पर ऐड नहीं की गई है। तो ये हमारा जो है आपका केस पेपर था जिसको हमने डिस्कस किया है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगते थे, ठीक है, पिछले साल का जो पैटर्न है, उससे पिछले साल का जो पैटर्न है, उस हिसाब से देखकर आपके लिए तैयार किया गया है। इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, 80 to 90% जो आपके क्वेश्चंस है वो यहीं से आने वाले हैं, कहीं भी आपको भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएगी। हालांकि ये हो सकता है कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाए, मान लो हमने जो क्वेश्चन बड़े रूप में दिए हैं वो आपको छोटे रूप में पूछ ले, या जो क्वेश्चन हमारे छोटे हैं वो आपके बड़े रूप में आ जाए, तो ऐसा हो सकता है कि इनको हेरफेर कर दिया जाए, लेकिन अधिकतर सिलेबस यहाँ से कवर हो जाता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी ज्यादा रहती है। एक दो बातें मैं आपको और बता देता हूँ। जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी? ब्राइट एग्रो क्लासेज पे मिलने वाली है। ठीक है, कहां पर मिलेगी? ब्राइट एग्रो क्लासेज पे मिलेगी। किसी प्रकार का कोई भी संदेह हो, आपको क्वेश्चन हो, तो आप पीडीएफ के ऊपर जो है वो दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, इन पे कॉल करोगे। ठीक है, आराम से जो भी आपके प्रॉब्लम है, जो भी आपका इश्यू है वो पूछ सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इस वीडियो को लाइक करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपका नेक्स्ट पेपर का जो सॉल्यूशन है उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।